हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड 1 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हीरो एसोसिएशन में होती है, जहां पर स्टाफ के लोग बात कर रहे होते हैं कि उस विशालकाय सेंटिमेंट मॉन्स्टर को किसी ने एक झटके में ही मार दिया, मानो जैसे उसका नामो निशान ही मिटा दिया गया हो। इस तरह का काम बस किंग ही कर सकता है। हम खुशनसीब हैं कि किंग हमारी साइड है। अब बात करें उस हीरो हंटर गारो की, तो सिल्वर फैंग भी उसे हराने में फेल हो गया। तो अब उसका क्या करें? अगर वो ऐसे ही हमारे हीरोज़ को मारता रहा तो हीरो एसोसिएशन एक दिन बंद हो जाएगा। स्टिच कहता है कि गारो अब हमें इंसान नहीं कहना चाहिए। गारो को मतलब इंसान नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसे मॉन्स्टर की तरह देखना चाहिए। अगली बार जब वो सामने आएगा तो उसे थ्रेट लेवल ड्रैगन की तरह ट्रीट करेंगे और सबको एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाएगा। एक आदमी बोलता है कि लेकिन वो तो एक इंसान ही है, मामूली सा इंसान जो हमारे एस रैंक हीरोज़ को कैसे मार सकता है? स्टिच कहता है कि सिल्वर फैंग को हराने में वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने गारो को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है, यानी कुछ समय तक हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम अपनी ये जीत समझ सकते हैं। एक आदमी बोलता है कि हमें ब्लास्ट को क्यों नहीं बुलाना चाहिए? ब्लास्ट मतलब एक्स रैंक हंटर। स्विच बताता है कि ब्लास्ट अपनी मर्जी का मालिक है, उसे ऑर्डर देना नामुमकिन है। उसे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। रजिस्ट्री में उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उस पर। जब इंसानियत का सच में उसकी मदद होगी तो वो ज़रूर आएगा। अभी नारंगी नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है, जो कि हीरो एसोसिएशन को चलाने के लिए तगड़ा पैसा देता है और टॉप 3 स्पॉन्सर में से एक है। नारंगी के बेटे को मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर लिया और 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हीरो एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाई है। तभी सेगिंगर नाम का एक आदमी बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके बेटे को बचा लेंगे। वह जल्दी एक रेस्क्यू मिशन चालू करने वाले हैं। इसके बाद डार्क शाइन पिंग और तात्सुमाकी से मिलता है, लेकिन इन्हें भी नहीं पता होता कि मॉन्स्टर का ठिकाना कहाँ पर है। चाइल्ड एम्पायर उनका अड्डा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तात्सुमाकी कहती है कि उनका अड्डा जरूर घोस्ट टाउन में कहीं होगा, मैं पूरा टाउन ही उड़ा दूंगी। सेगिंगर उसे मना करता है क्योंकि उसे बच्चे को भी बचाना होता है। तासुमाकी कहती है कि मॉन्स्टर ज़रूर मुझसे डर के छुप गए होंगे। सेंगिकर बताता है कि कल ड्राइव नाइट खुद ही छानबीन करने अकेले गया था। उसने हमारी बात नहीं सुनी और वो घोस्ट टाउन में चला गया। उसने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी, तो उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन कल रात से उसका कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, यानी ज़रूर ड्राइव नाइट को किसी ने हरा दिया होगा। तासुमाकी कहती है कि हमें जल्दी अटैक करना चाहिए, बाकी हीरोज़ कहाँ पर हैं? सेंगेकर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें से 2 दिन बाकी है। बाकी हीरोज़ भी मिशन के लिए आते ही होंगे। इसके बाद एटॉमिक सामुराई और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं। वह भी कल से छानबीन करने में लगा हुए थे, लेकिन उसे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नहीं मिला है। जब तक उनका ठिकाना पता नहीं चलता है, थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तभी हमाई मास्क भी वहाँ आ जाता है, जो कि ए रैंक का फर्स्ट नंबर 1 हीरो है। वो आके कहता है कि मैंने सुना है कि था इस टीम में तगड़े लोग होंगे। फिर ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई पिकनिक नहीं है जो एटॉमिक समुराई अपने स्टूडेंट को यहाँ लेकर आ गया है। ये लोग तुरंत ही उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सभी किडनैप हो गए तो इन्हें सामने करके मॉन्स्टर ने हमला किया तो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन्हें बोल दो कि ऐसा कुछ ना हो, ये लोग खुद ही अपना खेल खत्म कर ले। एटॉमिक समुराई पूछता है, तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो क्या? तो हमारे मास कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन मॉन्स्टर की वजह से मेरा कॉन्सर्ट ख़राब हुआ है। तो सामुराई कहता है कि मेरे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुम्हें भी प्रोटेक्ट करे। हमारे मास्क बोलता है कि तुम मुझे कम समझने की भूल मत करना। मैं ए क्लास में अपनी मर्जी से हूँ और जब चाहूँ मैं एस क्लास में जा सकता हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एटॉमिक समुराई ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने आप को शांत रखता है। दूसरी तरफ हम पूरी प्रिजनर्स को देखते हैं, जिसे इस हीरो मिशन में शामिल करने के लिए रिहा किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर था जिसने हमारी जेल के कुछ कैदियों के मॉन्स्टर में बदल दिया था और उन्हें अपने साथ ले गया। जिन ऑफिसर से उन्हें रोकने की कोशिश करी अपनी जान गंवा दी। तुम एक हीरो होना तो हमारे लिए ज़रूर बदला लेना। पूरी पूरी प्रिजनर्स कहता है कि मैं इन सब का हिसाब ज़रूर करूँगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी एक कैदी आकर बोलता है कि उसने पूरी पूरी प्रिजनर्स के लिए एक स्वेटर बनाया है, जिसे लेकर पूरी पूरी प्रिजनर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पायर बाकी स्टाफ को बाहर जाने के लिए बोलता है और फिर चुपके से वो मेटल नाइट को कॉल करता है। मेटल नाइट
एस क्लास रैंक का 4th नंबर का हीरो है। वो मेटल नाइट से कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर हेडक्वार्टर के बारे में जरूर पता चल गया होगा, तो हमें बताते क्यों नहीं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उस बच्चे को वो मार देंगे। मेटल नाइट कहता है कि तुम्हें बताया तो सिर्फ बच्चा मारा रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें बता दिया तो सब मारे जाओगे। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि तुम इस मशीन को क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, तुम इस चीज़ के लिए इतना डरे क्यों हो, तुम्हारी मशीन बॉडी का क्या हुआ, अगर वो तबाह होगी तो ये किसने करा। जिस पर मेटल नाइट कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरिची ने सिर्फ एक ही वार में इस पूरे आर्मर को तबाह कर दिया। उन्हें खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, कई काली शक्तियों से जो इस दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में है। जब इंसानियत थोड़ी कमज़ोर हो पाएगी तो वह सब साथ में हमला करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे। और चाइल्ड एम्पायर से कहता है कि अपने आसपास किसी पर भरोसा मत करना, अपनी ताकत को बढ़ाओ और उसी सही समय के लिए बचा के रखो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर नारंगी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था और वो खुद खुद ही अपने बेटे को बचाना चाहता था, तो वो अपनी खुद की प्राइवेट स्क्वाड को घोस्ट टाउन में जाने के लिए बोलता है ताकि वो इन मॉन्स्टर से लड़ सके, उनके बेटे को बचा लाए। उसने इन सबको बैटल सूट्स पहनाए हुए थे जिनसे इनकी पावर हीरो जितनी हो जाएगी और ये लोग मॉन्स्टर को मार पाएंगे। अगर ये अपने मिशन पे कामयाब हो जाते तो नौरंगी इन सबको मुंह मांगा इनाम देगा और इनकी आने वाली पीढ़ियों को आलीशान जिंदगी जिएगी। ये सब निकल पड़ते हैं। फिर इसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं जो कि साइतामा के लिए घर पे जाती है अर्जेंट मीटिंग के लिए। वह देखती है साइतामा और किंग गेम खेलने में लगे हुए हैं, जेनोस अपने स्क्रू टाइट कर रहा है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब यहाँ आराम कर रहे थे, जो देखकर यकीन नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। साइतामा तो वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, वो किंग के साथ गेम खेलने में लगा था। फुबुकी चिल्ला के कहती कि ये एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ना जाना है और तुम यहाँ बैठकर गेम खेल रहे हो। जेनोस बताता है कि हम भी पावरफुल दुश्मन से लड़ रहे थे, फ्री नहीं बैठे थे। सिल्वर फैंग कहता है कि मैं भी साइतामा के साथ लड़ा था, इसीलिए वो मुझे आराम करने के लिए दे रहा है और मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो हम कहता है कि मेरे घुटनों की बैंड बजी हुई है। वो भी सोचने लग जाती कि ये सब देखकर लग रहा है कि इन्होंने कोई खतरनाक लड़ाई लड़ी है, सबकी हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी साइतामा कैसा ठीक है। वो पूछती कि साइतामा को कुछ नहीं हुआ, तो साइतामा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मॉन्स्टर्स एसोसिएशन के बारे में बताती है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए, तुम लोगों को कोई न्यूज़ नहीं मिली क्या। जेनियस कहता है कि कल की लड़ाई में उसका ट्रांसमीटर टूट गया था, बाकी सभी लोग भी यही कहते हैं। फुबुकी बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हीरोज और मॉन्स्टर के बीच युद्ध करना होने वाला है। जेनियस बोलता है कि मुझे तो पहले थोड़ा रिपेयर करवाना होगा। सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी लड़ने की हालत में नहीं होते हैं और किंग भी बहाना मार देता है कि उसे कोई दूसरा काम है, यानी बस फुबुकी और साइतामा ही लड़ने की हालत में है। फुबुकी उसे कहती है कि हीरो एसोसिएशन ने टॉप हीरोज की कोई टीम बनाई होगी, लेकिन अगर हम भी कुछ करते तो हमारी रैंक भी बढ़ जाएगी। इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि वह सब आपस में मिल गए हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और कोई बॉस भी जरूर होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर गारो इस मॉन्स्टर ग्रुप के साथ जाकर मिल गया तो मुश्किल की बात होगी। पॉम कहता है कि गारो से अकेले लड़ने का मौका अब शायद ही हमें मिले, और अगर उसके पास सेंटीमेंट जितनी भी और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हुए तो हीरोज वाला काम ही छोड़ दूंगा। किंग साइतामा कहता है कि वो एक हीरो हंटर की कल भी लड़ाई में मौजूद था, मतलब कल जो लड़ाई हो रही थी उसमें वो मौजूद था, पर उससे वो मिल नहीं पाया। साइतामा कहता है कि कल भी उसने कुछ हीरोज को मारा है, कितनी शर्म की बात है, वो मेरे पास नहीं आया, शायद मैं टकलू पहलवान हूँ इसीलिए। साइतामा अब तुरंत हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है कि मैं गारो को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ, वो मुझे जब मिलेगा तो मुझे एक पंच मारूंगा और वापस आते समय पत्ता गोभी भी लेते आऊंगा। इतना कहकर साइतामा यहाँ से चला जाता है और इधर फुबुकी अकेले बैठ के सोच रही थी कि एक बार फिर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ कोई प्लान बनाने आई थी, पर साइतामा अकेले ही चला गया। दूसरी तरफ गारो को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश में आता है। उसे मॉन्स्टर बचाकर यहाँ लाए थे। गारो अब इस कमरे से बाहर निकलता है, उसे कुछ याद नहीं था और उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नारंगी के भेजे हुए प्राइवेट स्क्वाड पकड़ी जा चुकी है। वो लोग गहरों गहरों से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इन लोगों को मशीन गॉड G5 ने पकड़ा था, वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया था। G5 कहता है कि इन लोगों के सूट्स कमाल के, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए गए हैं, इनके अलावा कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
यानी कि इन्हें जिंदा रखकर ही अपने प्यादों की तरह इस्तेमाल करना होगा। तभी डॉयस यहाँ आ जाती है और कहती है कि इनको मैं अपना गुलाम बना लूँगी और अपनी चाबुक इन पर मार के इनको अपने वश में कर लेती है। इसके बाद गारो इन सबके सामने आता है और पूछता है कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। गैरो गैरो बोलता है कि अब उनके पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बचे हैं। वैसे तो ये लोग अभी भी हीरोज़ को हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक लीडर और यूनिटी की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि गारो इस जगह का लीडर बन जाए। उसे गारो के जैसे ही किसी एंटी हीरो आइडियोलॉजी की वाले की तलाश थी। गारो यहाँ का मेंबर बनने के लिए मान जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरिची एक शर्त रखता है। गारो साबित करने के लिए कहता है कि उसे किसी हीरो का सर लाना होगा एक ही दिन के अंदर। फिर गारो वहाँ से बाहर चला जाता है और गैरो गैरो उस पर नज़र रखने के लिए दो मॉन्स्टर इंसेक्ट गॉड और द किंग रीपर को उसके पीछे लगा देते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड 2 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मॉन्स्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी को जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। तो ऊपर से अगर वो लोग मॉन्स्टर की बात नहीं मानेंगे तो उनका मरना तय है। जिस वजह से उन्होंने तय किया है कि वो मॉन्स्टर्स को ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑफर किया करेंगे ताकि वो अपनी स्पीसीज को एक्सटेंड होने से बचा सकें। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं और जैसे ही एक बंदा इसके खिलाफ बोलने लगता है तो वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं ताकि वो उसका सैक्रिफाइस कर सके। पर तभी वहाँ पे गारो आ जाता है और उस बंदे को बचा लेता है। तो गारो कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि अगर तुम लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को सैक्रिफाइस करोगे तो मॉन्स्टर उन्हें छोड़ देंगे? मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ। ह्यूमन सोसाइटी इतनी जल्दी हिल गई और अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो मुझे लगता है कि जब मैं पावरफुल मॉन्स्टर की तरह एंटर करूँगा तब उस टाइम कोई भी इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा। तब न्यूज़ में भी यही खबरें आ रही होती कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग चोरी चकारी पर उतर गए हैं, जिस वजह से उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तब यहाँ गारो सोच रहा होता है कि इन लोगों को क्या लग रहा है, जब अब मॉन्स्टर आ चुके तो क्या इनके क्राइम किसी को दिखाई नहीं देंगे? और ऊपर से मुझे ये मॉन्स्टर एसोसिएशन समझ नहीं आ रहा है, आखिरकार ये लोगों को अपनी मन मर्जी कैसे करने दे रही है। तब यहाँ पे एक बंदा एक बूढ़े आदमी को डरा रहा होता है और दूसरे बंदे उसे शांत रहने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मान रहा होता है। तब गारो वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें हटने के लिए कहता है, पर वो बंदा चाकू दिखा के गारो को ही डराने लगता है और जैसे ही गारो के ऊपर हमला कर देता है वैसे ही गारो चाकू तोड़कर उसे डराना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो उसे पीछे हट जाता है। वो बंदा मतलब पीछे हट जाता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन्हें अभी अपना ऐसा कहर दिखा सकता हूँ जिससे कि ये लोग चुप हो जाएंगे, और फिलहाल मुझे भूख लग रही है। तब गारो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चला जाता है और जैसे ही वो एक प्लेट खा लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में सारी चीज़ें मंगवा लेता है और हम देखते हैं कि ऐसा करते करते बहुत सारा खाना खा जाता है, जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो साइतामा भी वहाँ पे खाना खा रहा होता है और जैसे ही बिल की पेमेंट करने लगता है वैसे ही उसे ध्यान आता है कि उसके पास उसका वॉलेट ही नहीं है, जिस वजह से वो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और वो बेचारा इस टाइम जेनोस को भी बुला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जेनोस की हालत पहले से बहुत बुरी होती है। तब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है ताकि कोई भी बिना पेमेंट किए वहाँ से ना जा पाए और ना ही वहाँ पर चोरी कर पाए, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मर प्रो हीरो को भी रखा होता है। तो ये सुनकर साइतामा के और भी पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाता है कि अब अगर वो वेटर को भी अपनी कंडीशन के बारे में बताएगा तो उन्हें लगेगा कि साइतामा खुद को सरेंडर कर रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं कि साइतामा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वहाँ पे ब्लिज़ार्ड आ जाती है जो कि काफ़ी देर से उसे बुला रही होती है, पर साइतामा का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, जिस वजह से उसे वेटरस समझ के डरने लग जाता है। पर तभी वो वहाँ पर उसका आने का कारण पूछने लग जाता है। ब्लिज़ार्ड बताती है, मैं तुम्हें कब से ढूँढ रही हूँ साइतामा, क्योंकि तुम हमारी कन्वर्सेशन के बीच में से ही चले गए थे, तो तुम हीरो हंटर को ढूँढ रहे हो ना? चलो फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देती हूँ, पर हाँ, इसके बदले मैं तुम्हारी सक्सेस फीस में से 70% पॉइंट्स लूँगी। तुम बहुत जल्दी क्लास बी के रैंक 7 तक पहुँच गए हो, पर आगे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और ऊपर से जो हमने प्लान किया है, अगर वो अच्छे से काम हो जाता है, तो तुम क्लास बी के टॉप 5 में पहुँच जाओगे। पर हाँ, उसके लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि जिसे तुम ढूँढ रहे हो आखिरकार दिखता कैसे है।
तुम सच में बहुत ज़्यादा होपलेस हो, तो चलो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ही तुम्हें दे देती हूँ। तो साइतामा को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है और वो वहाँ पे फ्राइड राइस मँगवा लेता है ताकि वो ले ब्लिज़्ज़ार्ड को देख के बिल का पेमेंट करवा सके। और जैसे ही ब्लिज़्ज़ार्ड एक फ्राई खाती है, वैसे ही साइतामा खुश होने लगता है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है। पर ब्लिज़्ज़ार्ड को लग रहा होता है कि साइतामा उसके साथ काम करने की वजह से खुश हो रहा है। तभी वहाँ पे कोई बिना पैसे दिए भाग जाता है, जिस वजह से साइतामा को डर लगने लग जाता है क्योंकि उसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं होता है। तो ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो उस बंदे का पीछा करने के लिए चला जाता है, जो कि बिना पैसे दिए भाग गया होता है और ब्लिज़्ज़ार्ड को पैसे भरने के लिए कह देता है। जिससे कि ब्लिज़्ज़ार्ड को शॉक लगता है क्योंकि उसने अभी तक बस एक ही फ्राइड खाया होता है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि गारो ही वो पर्सन होता है जो बिना पैसे दिए भाग गया होता है, पर वो कुछ दूर जाकर थक जाता है क्योंकि उसकी चोटें अभी भी ठीक नहीं हो हुई होती है और वो सोच रहा था कि अब मुझे एक हीरो का सर वापस लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं एक हीरो को मार दूँगा तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता हूँ। आखिरकार ये किस तरह का लॉजिक है? मेरे हिसाब से तो मॉन्स्टर ऐसे होने चाहिए जिन्हें देख के लोगों की रूह काँप जाए। तब गारो देखता है कि एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे तंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये वही बच्चा होता है जिसे गारो ने पिछली बार बचाया होता है, उसके लिए सरेंडर कर दिया था। तब गारो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और वो उस बच्चे से मिलने चला जाता है। तब वो बच्चा गारो को बूढ़ा आदमी बोलने लग जाता है, जिस वजह से गारो उसे बताता है कि वो अभी सिर्फ 18 साल का है और उसे जल्द से जल्द घर जाने के लिए कह देता है। क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तब वो बच्चा रोते हुए गारो से माफ़ी माँगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैंने देखा था कि हीरोज़ तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है उनकी कोई गलती थी क्योंकि तुमने मुझे आखिरी में बुलेट से बचाया था और तुमने आज भी मुझे बचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिस के चैंपियन हो। तब गारो उसे अपना मुँह बंद कर रखने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे साइतामा आ जाता है और कहता है कि पैसे दिए भागने वाले लड़के, आखिरकार तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, जिस वजह से मैं भी तुम्हें इस बार माफ़ कर देता हूँ। तब गारो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि एक हीरो उसे इसके क्राइम के लिए छोड़कर कैसे जा सकता है? जिस वजह से वो साइतामा से उसका हीरो नेम पूछने लग जाता है और साइतामा बहुत हिचकिचाते हुए उसे अपना नाम बताने लग जाता है, जिसके बारे में गारो को भी नहीं पता होता है। और उस बुक में भी साइंदामा के बारे में कुछ नहीं लिखा होता है और उस बच्चे को भी कुछ नहीं पता होता है। तब वो बच्चा गारो से पूछने लग जाता है, क्या तुम सच में बिना पैसे दिए भाग आए हो? उस हीरो ने कहा है कि वो इस बार तुम्हें जाने देगा, तो इसलिए उससे पंगा मत लेना। तभी गारो कहता है कि क्या मजाक चल रहा है? अगर ऐसे ही मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस से सिंपैथी लेने लग गया तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब मैंने सुना था कि वो बूढ़ा आदमी बच गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसे सोचकर अब मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, पर अब मुझे इतना तो एहसास हो गया कि मेरे अंदर मॉन्स्टर बनने का रिज़ॉल्व नहीं है। तो इसीलिए मैं इस हीरो को मार कर ही रहूँगा ताकि वो मॉन्स्टर बन सकूँ। तब गारो साइतामा के ऊपर हमला कर देता है और साइतामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देते हैं और उसे लगने लग जाता है कि अगर उसके बारे में किसी को पता लगेगा तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, जिस वजह से वो उस बच्चे से पूछने लग जाता है कि क्या वो उसे जानता है। पर बच्चा उसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से साइतामा को कुछ समझ नहीं आता है। तब वो हीरो की बुक देखता है जहाँ पर उसका नाम ही नहीं होता है, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब वो लड़का गारो को उठाने लगता है और जैसे ही उसे होश आता है वैसे ही वो लड़का गारो को बताता है कि वो हीरो वहाँ से जा चुका है और गारो को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार चुका है। तब वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें गैरो गैरो ने गारो के पीछे छोड़ा होता है और वो गारो की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि गारो मॉन्स्टर बनने के लायक ही नहीं है। तो गारो उस लड़के को घर जाने के लिए कह देता है, पर वो लड़का पूरी तरीके से डर जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो किंग द रीपर है जिसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया होता है। तब वो लड़का ज़ोर-ज़ोर से चीखने लग जाता है और गारो उसे चुप रहने के लिए कह देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है और मॉन्स्टर उसकी तरफ भगन बढ़ने लग जाते हैं और उसमें से एक मॉन्स्टर कहता है कि माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हारी चीखों को बात के लिए बचाना चाहता था और अब कुछ नहीं हो सकता, तो लगता है कि अब मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से के पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे माफ़ कर देना बच्चे कि अब तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है। तब यहाँ फोनिक्स मेल गैरो-गैरो से मिलने आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि उसने किंग द रीपर और इनसेक्ट गॉड को गारो के ऊपर नज़र रखने के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि वो लोग कभी ऑर्डर्स को मानते ही नहीं है, जिस वजह से वो गारो को मार भी सकते हैं। तब गैरो-गैरो बताता है कि यही वो कारण है जिस वजह से मैंने उन्हें गैरो के पास भेजा ताकि वो उसकी ग्रोथ को बढ़ा सके
ये उस लड़के का ट्रायल है, पहले हमें उसकी बॉडी और माइंड को पूरी तरीके से तोड़ना होगा ताकि वो टुकड़े-टुकड़े हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर वो किस तरह कन्वर्ट होता है। तो फेनिक्स मैन ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार गैरो-गैरो का प्लान क्या है, जिस वजह से गैरो-गैरो फेनिक्स मैन से पूछने लग जाता है कि क्या उसे पता है कि लॉर्ड ओरिची कहाँ से आया है? पर फेनिक्स नेल नेल को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो गैरो-गैरो बताता है कि लॉर्ड ओरिची पहले एक ह्यूमन था और बहुत ही सारे काउंटेबल फेलियर्स और सैक्रिफाइसेस के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिस वजह से वो मॉन्स्टर किंग बन गया। और मैंने ही उसे क्रिएट किया है। तो इसीलिए अगर गारो अच्छे से ट्रेन करेगा तो वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन जाएगा। और सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये पता है ऐसा कैसे करते हैं। वैसे मैंने इंसेक्ट गैरोड को कहा है कि अगर किंग द रीपर अपना आपा खो दे तो उसे कंट्रोल कर ले। अगर वो गारो मर भी जाता है तो हमें एक्सपेक्ट कर लेंगे और हम नए बंदे की तलाश करेंगे। तब यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से वो उस गोरिल्ला का पीछा कर रहा होता है जो पिछली बार बाहर आया होता है। तब यहाँ वो मॉन्स्टर गारो से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन में आने के लायक है भी या नहीं। जिस वजह से गारो भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो मॉन्स्टर कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं, क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो मॉन्स्टर बनने की? मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो ह्यूमंस बनना छोड़ चुके होते हैं और मॉन्स्टर्स की दुनिया ह्यूमन से अलग हो चुकी होती है। पर मैंने तुम्हें उस लड़के की मदद करते हुए देखा है जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो तुम्हें उस लड़के को मारना पड़ेगा और हमारे भरोसे को कमाना पड़ेगा। पर तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुमने अभी भी मॉन्स्टर बनना नहीं छोड़ा है, मतलब ह्यूमन बनना नहीं छोड़ा है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके उन पर कब्जा कर लेगी। तो इसीलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और अब तुम एक मामूली से हीरो से भी हार चुके हो। तब गारो उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वो लड़का डर के मारे वहीं पे गिर जाता है और वो उठ भी नहीं पाता है। जिस वजह से गारो उसे बताता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। जिस वजह से उसे खुद ही उठना पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा। तब वो बच्चा खड़ा हो जाता है, पर तभी किंग द रीपर उस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके हमले को गारो अपनी टेक्निक से रोक लेता है और उसे उठाकर दूर पटक देता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब गारो उसे बच्चे को भागने के लिए कहने लग जाता है, जिस वजह से वो बच्चा भाग जाता है और वो मॉन्स्टर डिसाइड कर लेते हैं कि अब गारो को मार डालेंगे, क्योंकि अगर वो एक बच्चे को नहीं मार सकता है तो वो मॉन्स्टर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस वजह से मॉन्स्टर्स गारो पर हमला कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया है। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में ज़ॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है, बल्कि वो अकेला है जो इसके इमॉर्टल वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था। लेकिन वो फिर लैब तबाह करके वहाँ से भाग निकला और इस बात को 10 साल हो गए हैं और अब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। ज़ॉम्बी मैन अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और वो पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है वो जितनी बार चाहे उसे दोबारा खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर जीनस कहता है कि मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसने एक ऐसी पावर को देखा जिसके सामने एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं थे। यहाँ वो साइतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है कि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के पास उसका लिमिटर होता है, तो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर क्रीचर के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता है। इस समय हम गारो को देखते हैं जो कि किंग रीपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा था और इस फाइट का एनिमेशन काफ़ी अच्छा है गाइस। वो दोनों गारों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और इंसेक्ट गॉड गारों को मुक्का मार के बिजली की तारों की तरफ फेंक देता है, जिससे उसे झटका लगता है। लेकिन वो वापस इन दोनों की तरफ अटैक करने आता है। जीनस आके कहता है कि इसे ही लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो अलग था। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करा कि वो लिमिटर को ही तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। ज़ोंबी मैन पूछता है कि लिमिटर हटना इतना शक्तिशाली बनने के बाद उसका कोई नुकसान नहीं है क्या? तो जीनस कहता है कि बिल्कुल है, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी शक्ति के बदले उसने अपना गंजापन और अकेलापन सहा।
उसने मेरी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक ही पंच में हरा दिया था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ॉम्बी मैन को ये बातें फालतू लगती है। उसने ऐसे कई मॉन्स्टर देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज़्यादा पावर हैं, जिस पर जीनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन से मॉन्स्टर बनते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से और कुछ म्यूटेशन से बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका लिमिटर हट गया है, बस एक प्रजाति बदल जाती है। वो समुंदर वाला क्रिएचर, वो एलियन भी एक तरह का मॉन्स्टर ही था, लेकिन ये जन्म ले होने के साथ ही ऐसे हैं, इसीलिए वो इंटेलिजेंट थे। हीरोज़ के पास भी बहुत पावर होती है, लेकिन वो भी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या किसी दूसरे तरीके से वो पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो अलग था, वो जन्म के साथ ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो सबसे पावरफुल बन गया। उसके सामने बाकी लोगों की पावर भी कुछ भी नहीं, और यही सोचकर जीनस ने अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिए थे। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है कि वो आदमी एक हीरो है, तुम उससे कभी ना कभी ज़रूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन अब उससे पूछता है कि वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। तो जीनस बताता है कि एक्सपेरिमेंट करके उसे ऐसे ऑक्टोपस बनाए जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं, इसीलिए उसने ऑक्टोपस का ही ढाबा खोल लिया। और इधर गारो सोच रहा था कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रांग नहीं हैं। वह इंसेक्ट गॉड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। रिपर कहता है कि अब तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे मूव्स को देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। लेकिन तभी वहाँ पे टेरियो को एक कीचड़ वाला मॉन्स्टर पकड़ के ले आता है, जिसका नाम जेलीफिश होता है, जिसे गारो ने एक बारी मारा भी था। गारो चिल्लाते हुए कहता है कि उस बच्चे का इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं है। तभी रिपर पीछे उससे उसके ऊपर अटैक कर देता है। इंसेक्ट भी इस पर जोरदार मुक्का मारता है और रिपर बार बार उसे कट करने लग जाता है। इंसेक्ट को रोकते हुए उसे कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे कि इसे मारना नहीं है। रिपर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब तो मैंने इसे मार दिया है और ये ऑलरेडी मर चुका है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर टेरियो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनोस किंग के साथ गेम खेलते हुए वो देख रहा था, जिसमें वो जीत जाता है। जेनस कहता है कि उसे तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आया है, शायद वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि मास्टर साइतामा और किंग की तरह गेम्स को खेल पाए, उसे और मेहनत करनी होगी। किंग कहता है कि साइतामा को गए हुए बहुत देर हो चुकी है, गारो उसे इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, हो सकता है वो किसी और मॉन्स्टर से लड़ रहा हो या उसे मॉन्स्टर का ठिकाना मिल गया हो। जेनस कहता है कि ऐसा होगा तो साइतामा पूरे ठिकाने को तबाह करके ही वापस आएंगे। किंग कहता है कि कहीं वो किसी जाल में तो फंस नहीं गए हैं। तभी साइतामा यहाँ आ जाता है और बोलता है कि आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया। साइतामा बोलता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर हो। वो किंग और दोनों बुड्ढों की बात कर रहा होता है। जेनोस पूछता है कि साइतामा के ऊपर ये ब्लड किसका है, तो साइमा बताता है कि वापस आते हुए एक मॉन्स्टर से टकरा गया था। वो एक मामूली सा मॉन्स्टर था जो कि इसी एरिया में मिलते रहते हैं। वैसे दिक्कत वाली बात तो कुछ और है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। साइतामा यहाँ से गया था तब वो कितना एक्साइटेड था, लेकिन ये हाल किसने किया। साइतामा बताता है कि असल में आज उसने अपना वॉलेट खो दिया, जिसमें करीब 3,500 रुपये थे, जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मुझे लगा तुम्हारा सामना गारो से हो गया, जो सुन साइतामा चिल्लाने लगता है कि अब मुझे याद आ गया, एक मुफ्तखोर वहाँ से खाना खाकर भाग गया था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी भी उस रेस्टोरेंट में भूल आया। तभी फुबुकी वहाँ आती है और उस पत्ता गोभी को आई थी जिसे साइतामा भूल गया था। साइतामा कहता है कि आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और हॉटपॉट में पत्ता गोभी ना हो तो मज़ा नहीं आता। फुबुकी साइतामा पर गुस्सा होती है क्योंकि वो बिल उसे पकड़ाकर रेस्टोरेंट से भाग गया था और इस बार भी उसने फुबुकी की बात पूरी नहीं सुनी थी। अब जेनस सोचता कि फुबुकी बार बार यहाँ उनके पास क्यों आती है, क्या वो भी मास्टर साइतामा की स्टूडेंट बननी चाहती है। तब जेनस का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। जेनस अभी लड़ने की हालत में नहीं है, दोनों बूढ़े भी घायल हो चुके हैं। फुबुकी डीमन लेवल के ऊपर के मास्टर को नहीं संभाल पाएगी। वॉलेट खोने की वजह से मास्टर साइतामा मानसिक संतुलन में जा चुके हैं, तो सिर्फ एक ही है जो लड़ सकता है, वो है किंग। किंग को जेनस कहता है कि दरवाजे पर दुश्मन है, जाके उसे हरा दो।
जो सुन किंग के पसीने छूट जाते हैं। जेनोस धक्का देकर उसे बाहर भेजने लगता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद किंग दरवाज़ा खोलकर कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि कोई तुमसे मिलने आया है। वो डॉक्टर कुसोनो था, जो कि जेनोस के डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनकर यहाँ आया था, ये देखने कि वो ठीक तो है। वो यहाँ पहली बार साइतामा से भी मिलता है। साइतामा कहता है कि वो अपने जूते बाहर निकाल कर आए। किसनो बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन वो अब जेनेस के साथ है। किसनो अपनी कहानी बता रहा होता है, लेकिन साइतामा बीच में बोलता है कि वो तुम्हें लेने आया है क्या जेनोस? वैसे भी यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है, तो जल्दी से गुड बाय बोलो। किसनो कहता है कि वो यहाँ खाली हाथ नहीं आया, बल्कि साइतामा के लिए कुछ लेके आया है। वो उसके लिए काफ़ी महंगा मीट गिफ्ट में लाया था, जिसे देख साइतामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और किसनो को कहता है कि वो जब चाहे यहाँ पे आ सकता है। और फुबुकी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि इसे पटाना इतना आसान है, और वो इतने दिनों से इसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए पापड़ बेल रही थी। साइतामा कहता है कि वो इस मीट को हॉटपॉट में ही डाल देगा, और बाकी लोगों से कहता है, अरे भाई अपने घर जाओ, ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, निकलो यहाँ से। इधर रीपर और इंसेक्ट गॉड गैरो गैरो को बताते हैं कि गैरो उनके टेस्ट में फेल हो गया, तो उन्हें मजबूरी में उसे मारना पड़ा। गैरो गैरो पूछता है कि पक्का ना तुमने उसे मार दिया है? रिपर कहता है कि उसने डबल चेक तो नहीं किया, पर वो ज़रूर मर गया है, और इस बच्चे ने हमें देख लिया था, तो हम इसे अपने साथ ले आए हैं। मैं आराम से इसे मारूंगा। गैरो गैरो कहता है कि टाइम पास करना बंद करो, हीरोज़ को जल्द ही से ये ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा, और क्लास एस हीरोज़ यहाँ आने के लिए निकल पड़ेंगे। तो सबसे पहले युद्ध की तैयारी करो। हम बाकी मॉन्स्टर को भी देखते हैं। फिनिक्स सोचता है कि अगर ओरिची वाली बात सच है, तो वो किसी दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। और इधर डस भी अपने गुलामों को कहती है कि तुम्हें एक ना एक मॉन्स्टर को तो मारना ही है। और यहाँ पे हम और भी मॉन्स्टर को देखते हैं, और एक बिल्ली वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो पूरी पूरी प्रिजनर्स का इंतजार कर रहा होता है। खैर रिपर टेरियो को ले जाकर एक जेल में डाल देता है, जिसके अंदर पहले से एक बच्चा मौजूद था, जिसका नाम वागामा होता है। और ये वही अमीर आदमी का बच्चा होता है, जिसे ढूंढने के लिए हीरोज़ आने वाले हैं। वागामा को यकीन था कि हीरो जल्दी आकर उसे बचा लेंगे। जेलीफिश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वागामा बोलता है कि एस क्लास हीरोज़ बहुत पावरफुल हैं, मेटल बैट अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी है, और हीरोज़ के पास टैर्नेडो और ब्लास्ट भी है, और हाकिंग भी, उसके सामने तो तुम लोग टिक ही नहीं पाओगे। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाया ही इसलिए गया है कि ताकि वो इन हीरोज़ को ख़त्म किया जा सके। हमारे पास बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं, जो हीरोज से कई ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारे टॉम मॉन्स्टर तो थ्रेट लेवल ड्रैगन है, जो गॉड की तरह, जिनके सामने इंसान भी कुछ नहीं कर सकते, किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गारो अभी भी जिंदा होता है, उसे होश आता है, और वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं एक मॉन्स्टर से हार गया, पर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ, और उस बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या उन मॉन्स्टर ने उसे जान से मार दिया होगा? कहीं उन्होंने उसे ख़त्म तो नहीं कर दिया? वो देखता है कि उसका खून बहना अपने आप ही बंद हो गया होता है, और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक गए होते हैं। उसके कपड़े उसके शरीर से फ्यूज हो गए थे। गारो अब गुस्से में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पायर को मॉन्स्टर के ठिकानों का पता लगाने ही वाला है। वो सकिंगर से पूछता है कि सारे हीरोज इकट्ठा हो गए क्या? सकिंगर बोलता है कि कुछ हीरोज तो कब का यहाँ आ गए हैं, लेकिन टैग टॉप और मेटल बैट हॉस्पिटल में है। ड्राइव नाइट लापता है, और वॉच टैग मैन मेटल नाइट ने मिशन पर अब आने से मना कर दिया है। ज़ॉम्बी मैन यहाँ पर आने के लिए निकल चुका है। सिल्वर फैंग, जेनस और किंग, हम उन तीनों को भी टीम में शामिल करने वाले हैं। हमें इस वॉर में एस रैंक हीरोज़ की ज़रूरत लगेगी। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि उसने जेनोस के ऊपर कुछ रिसर्च करी है। वह सिटी जी के गोस्ट टाउन में रहता है, और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी गोस्ट टाउन में ही कहीं है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? इन्हें शक हो रहा था कि जेनोस मॉन्स्टर से मिला हुआ है। सेकिंगर कहता है कि ऐसे बहुत से हीरोज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हम लोग। चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर कितने और कहाँ पर हैं। अगर हमारे बीच कोई खबरी हुआ, तो सारे प्लान्स मॉन्स्टर को पता लग जाएंगे, और हम सबका खात्मा हो जाएगा। जेनोस एक नया हीरो, तो हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, और उसे मेटल नाइट ने कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना। सकिंगर कहता है कि तुम्हें लगता है वो हमें धोखा देगा? चाइल्ड बोलता है कि हमें उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, और वो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं होगा। सकिंगर उसकी बात को मान जाता है। चाइल्ड एम्पायर आकर कहता है कि ये बात काफ़ी अजीब है कि सिल्वर फैंग ने गारो को जिंदा भागने दिया। हो सकता है उनके दिल में अपने स्टूडेंट गारो के लिए कोई लगाव हो। ये खबर पक्की है
कि गारो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन से जाके मिल चुका है, तो हमें सिल्वर फैंग को भी इस मिशन से हटा देना चाहिए। सेकेंगर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें किंग तो चाहिए ना। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि बिल्कुल, किंग तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जाके बता दो कि मॉन्स्टर का अड्डा जल्दी पता चल जाएगा। सेकेंगर ये बात स्टिच को जाकर बताता है कि टीम से सिल्वर फैंग और जेनेस को हटा दिया गया है। बदले में ये क्लास ए के सी हीरोज़ को बुलाएंगे ताकि वो क्लास को सपोर्ट कर सके। स्टिच कहता है कि वो लोग फालतू नहीं है, वो लोग मारे जाएंगे। सेकेंगर बोलता है कि मरने के चांस तो उन सब के हैं जो इस मिशन पर जाने वाले हैं, लेकिन ये रिस्क तो उन सब पर तब से है जब से वो हीरो बनने का फैसला किया था। एक बच्चे की जान खतरे में है, उसे बचाने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। स्टिच कहता है कि अगर हमने और हीरोज़ को खो दिया तो हीरोज़ की कमी हो जाएगी। सेकेंगर कहता है कि आप उस तबाही वाली भविष्यवाणी से डर रहे हो ना, जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मॉन्स्टर एसोसिएशन ही सबसे बड़ा प्रलय है। इनका सफाया नहीं किया तो इंसानियत ख़त्म कर देंगे। हमने ये लड़ाई जीत ली तो भविष्यवाणी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मिशन का लीडर तो मैं हूँ। इधर साइतामा के घर में हॉटस्पॉट बनकर तैयार हो जाता है और सभी लोग खाने के लिए उस पर झपट्टा मार देते हैं। फूबू की मीट लेने की कोशिश करती है तो जेनेस उसे रोक लेता है। कहता है कि तुम मास्टर का मीट खाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो फूबू कहती है कि जेनोस, तुम बस एक साइड किक हो। सिल्वर फैंग कहता है कि अरे लड़ाई मत करो और खाने का मजा लो। साइतामा कहता है कि एक मिनट रुको, एक बात मुझे परेशान कर रही है कि तुम लोग अब तक मेरे घर पर क्यों हो? किसी की दूसरे का खाना खाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पत्ता गोभी भी खत्म हो गई है, अब अपने घर जाओ। फुबुकी बोलती है कि हाँ, अब घर जाओ, यहाँ भीड़ हो गई है। तो साइतामा कहता है कि मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ। फुबुकी उस पर ध्यान नहीं देती और बोलती है कि सिल्वर फैंग के बगल में ये बुढ़ा कौन है? अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले इस लायक बनो। वो सोचने लग जाता है तुम्हारा ग्रुप। तब जेनोस गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। फुबुकी तो साइतामा चिल्लाते हुए कहता है मेरे घर में कोई मारा मारी नहीं करेगा। डॉक्टर कुसोनो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि जेनोस के इतने सारे दोस्त हैं जिनके साथ वो खाना शेयर कर सकता है। जेनोस बोलता है कि ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। फुबुकी किसोने से कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे हथियार बनाते हो जेनोस के लिए, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगी, तुम मेरे ग्रुप के लिए भी हथियार बनाया करना। जो सुन जेनोस बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। सिल्वर फैंग साइतामा से पूछता है कि तुम अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो और मुझसे क्या गलती होगी? मेरे डोजो में ताकत को ही सबसे बड़ा मानते हैं, शायद वही मेरी गलती है। जोनेस उसे बोलता है कि मास्टर को खाते समय अपनी बैक स्टोरी मत सुनाओ। ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। साइतामा इतने लोगों के बीच में खा रहा होता है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि खाना खाते ही यहाँ से सब निकल जाना, तुम भी किंग। वो देखता है कि किंग तो पीछे पड़ा हुआ है। वो बोलता है कि ओए, यही सोने की जगह नहीं है, अरे ये तो मर गया। बाहर यहाँ पे हम गारो को देखते हैं जो कि एक गुफा में एंटर कर रहा होता है। जो गुफा असल में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ बढ़ जाती है। गारो गारो को पता चल जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि शायद कोई मॉन्स्टर उन्हें ज्वाइन करने के लिए वापस आ रहा है या कोई हीरो जासूसी करने आ रहा है। वो अपने मॉन्स्टर से कहता है कि कोई इस तरफ आ रहा है, जाके उसका स्वागत करो। अगर वो मॉन्स्टर हुआ तो मेरे पास लेना, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अगली सुबह साइतामा किंग को जगाता है और कहता है कि तुम खाना खाते समय बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम मर गए। किंग पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए? तो साइतामा बताता है कि उन्हें डिनर के बाद मैंने उन्हें भगा दिया। जेनोस रिपेयर कराने गया है। किंग भी अब यहाँ से जाने लग जाता है। तो साइतामा बोलता है कि जाते हुए वो कचरे की थैली लेते जाना और उसे कचरे के डिब्बे में डाल देना, वो थोड़ी दूरी पर है। किंग अब यहाँ से जाने लग जाता है। किंग सोचता है आज तो बहुत अच्छी नींद आई, कितनी सुकून वाली सुबह है, लोगों और गाड़ियों का कोई शोर ही नहीं है। एक घोस्ट टाउन है जहाँ ज़्यादातर मॉन्स्टर दिखते हैं, जिस वजह से लोग इस एरिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन किंग के सामने अब तक कोई मॉन्स्टर नहीं आया है। शायद साइतामा यहाँ रहता है तो मॉन्स्टर डर के मारे इधर उधर नहीं आते होंगे। चूहों वाली जगह पर अगर बिल्ली आ जाए तो चूहे अपने आप गायब हो जाते हैं, पर कुछ चूहे बिल में छुपे रहते हैं। शायद मॉन्स्टर भी कहीं छुपे हुए हैं। मुझे तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। किंग सिटी में आकर कचरा डाल देता है और सोचता है कि ऐसे समय पर भी लोग काम पर जा रहे हैं। वो देखता है कि उसके घर के सामने दो लोग खड़े हुए होते हैं। वो दोनों किंग की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये लोग हीरो एसोसिएशन से आए हैं। किंग कहता है कि मेरा ट्रांसमीटर एक लड़ाई में टूट गया है और मैं कल रात सिटी जी में था। वो लोग देखते कि किंग के कपड़े गंदे हुए थे, ये जरूर मॉन्स्टर के चीथड़े होंगे। आप जरूर रात भर भयानक लड़ाई लड़ रहे होंगे, जबकि ये तो हॉट पॉट की सब्जियां है जो उस पर गिर गई थी। वो लोग कहते कि आप जरूर थक गए होंगे, लेकिन आपको तुरंत हेडक्वार्टर चलना होगा। इधर नारंगी सोच रहा होता कि उसने अपनी टीम भेजी थी, उन सब का अब तक कोई फ़ोन ही नहीं आया। लगता है वो सब फेल हो गए हैं। उनके पास हाईटेक हथियार थे, अगर वो हार गए तो हीरोज़ भी क्या कर लेंगे?
वो ये बात सेकिंगर को बताता है कि उसे चिंता हो रही है, तो सेकिंगर कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को बचा लेंगे, हीरोज़ पर भरोसा रखिए। नारंगी कहता है कि मेटल बैट एस रैंक हीरो है, फिर भी वो हार गया तो मैं तुम सब पर भरोसा कैसे करूँ? मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ हीरोज़ के नाम कर दूँगा। तभी हीरोज़ की टीम यहाँ आती है और कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, जो लोग कमज़ोर होते हैं वही पैसे को लालच में आते हैं। युद्ध के मैदान में डर का सामना करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। टर्नेडो बोलती है कि उससे ज़्यादा ज़रूरत तो ताकत की पड़ती है और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ऑटोमेटिक समुराई कहता है कि हमारा मकसद बच्चे को बचाना है, तो हमें टीम की तरह काम करना होगा। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन और पूरी पूरी बिजनेस भी आ गए थे। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि हमें उनका अड्डा पता चल गया है, अब बस किंग और बैकअप टीम के आने की देर है, फिर दोपहर होते ही हमला कर देंगे। उस बच्चे को बचाकर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को मिटा देंगे। टर्नेडो नारंगी से कहता है कि अंकल जाकर सो जाओ, जब तक तुम जगोगे खेल खत्म हो गया होगा। एस क्लास हीरोज़ को हमले की मीटिंग करने जाना है। चाइल्ड एम्पायर अब सबसे कहता है कि सभी को घोस्ट टाउन का नक्शा देगा। मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, तो हम अलग अलग रास्ते में एंटर करेंगे क्योंकि मॉन्स्टर भी अलग अलग होंगे। वो सबको ट्रांसमीटर देगा उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए। हम में से कोई एक बच्चे के पास पहुंच गया तो काफ़ी है। बैकअप टीम हमारा ऊपर इंतजार करेगी। अगर कोई मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे ख़त्म कर देंगे। सकिंगर कहता है कि बैकअप टीम के लिए लगभग सभी हीरोज़ को बुलाएंगे, वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को तो संभाल ही लेंगे। टर्नेडो कहती है कि तुमने मेरी बहन फूबू को भी बुलाया होगा। सकिंगर कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो यहाँ आने के लिए निकल चुकी है। टर्नेडो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी छोटी बहन को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर हूँ, इतना काफ़ी है। सेकिंगर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इधर टेरियो और वाकामा के पास रॉयल रिपर आता है और कहता है कि टेरियो चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। टेरियो रोते हुए हीरोज़ को आवाज़ लगाने लग जाता है, तो रिपर बोलता है कि तुम्हें जानकर बुरा लगेगा, लेकिन हीरोज़ को बस उस दूसरे बच्चे की चिंता है। किसी को ये पता भी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस घुसपैठियों को पकड़ने आ रहे थे। वो देखते हैं कि उनसे पहले आए मॉन्स्टर को ऑलरेडी किसी ने मार दिया है और देखने से ही लग रहा होता है कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं है, हो सकता है कोई मॉन्स्टर हो। इधर टेरियो रिपर से पूछता है कि आखिरकार ये तुम क्यों कर रहे हो? तो रिपर कहता है कि क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे तो बस लोगों को मारने में मज़ा आता है। अब तुम्हारी बारी। टेरियो रोते हुए चिल्लाता है। तभी गारो दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। वो रिपर की ब्लेड को तोड़ देता है और उसे एक मुक्का मार के रिपर का सिर ही उड़ा देता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। टेरियो उसे देखकर बोलता है कि ओल्ड मैन, और गारो कहता है कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि गारो टेरियो को बचाने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन घुस आया था और उसने रॉयल रिपर को भी खत्म कर दिया था। तो वो दोनों अब यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। टेरियो गारो से पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो गारो कहता है क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। तभी दो मॉन्स्टर गारो के सामने आते हैं और गारो एक ही झटके में उन्हें खत्म कर देता है। गारो टेरियो से कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया है और अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम साथ में आना चाहते हो तो चल सकते हो, अपना मुंह बंद रख रहा। टेरियो बोलता है कि थोड़ा धीरे चलो, मैं इतना तेज नहीं भाग सकता हूँ। गारो बोलता है कि हम एक जगह नहीं रुक सकते हैं वरना बहुत सारे मॉन्स्टर हम पर हमला कर देंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी मॉन्स्टर भी दूसरे काम में बिजी हैं, तो हम सबसे छोटा रास्ता पकड़कर यहाँ से भाग लेंगे। टेरियो अब रोते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ पे मेरे जैसा एक और बच्चा है मेरी उम्र का, आप उसे नहीं बचाओगे। गारो कहता है कि सुनो बच्चे, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और यहाँ ये मत समझो कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देख के एक डॉग जैसा फील हो रहा था। वो मतलब डॉग जैसा ही दिख रहा था। इसका नाम पोची है। गारो टेरियो से कहता है कि कोई आवाज मत करना, धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। मॉन्स्टर को देखकर गारो को भी डर लग रहा था, यानी ये काफी स्ट्रांग है और गारो इससे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। दोनों फिर धीरे धीरे पीछे जाते रहते हैं। वो पोची इनके पास नहीं आ रहा था, यानी जब तक कोई हरकत ना करेंगे वो इन पर अटैक नहीं करेगा। पर तभी इनके पीछे तीन मॉन्स्टर आ जाते हैं जो थे सुपर माउस, शावर हेड और यूनियन। ये लोग समझते हैं कि गारो ने इंसानों की साइड चुन ली है। ये लोग गारो पर अटैक कर देते हैं। गारो शावर हेड को एक ही मुक्का मारता है और सुपर माउस का हाथ तोड़ देता है। टेरियो बोलता है कि आप तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, पर उन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो कहता है कि हम सब थर्ड लेवल डीमन है। तो गारो कहता है कि
फिर तो मैं थ्रेट लेवल ड्रैगन हूँ। सुपर माउस कहता है कि अबे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाई रैंकर्स के लिए जो बहुत पावरफुल होते हैं और तुम तो उनके आसपास भी नहीं हो। अब यूनिहॉर्न गारो पर हमला करता है तो गारो उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। वो असल में जाके पोची से टकराता है जो उसे कच्चा निकल जाता है। सुपर माउस बोलता है कि तुमने यहाँ के हाई रैंकर को गुस्सा दिला दिया है। गारो कहता है कि ये हाई रैंकर है, ये तो बस एक डॉग है। पोची अब इनकी तरफ ब्लास्ट करता है जिससे शावर हेड और सुपरमार्क दोनों ही खत्म हो जाते हैं और गारो टेरियो को लेकर दूर भाग जाता है। यह धमाका साइतामा के घर में सुनाई देता है और उसे लगता है कि ये कोई अर्थक्वेक आया होगा। यह कॉमिक पढ़ने के बाद वो बाहर घूमने जाएगा। इधर पोची के धमाके ने तबाही मचा दी होती है जो देखकर गारो बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाई रैंकर की पावर है। गारो टेरियो से कहता है कि वो अकेले यहाँ से भाग जाए। टेरियो बोलता है कि अकेले तो वो नहीं बच पाएगा। गारो कहता है तो मैं क्या करूं, तुम्हारे चक्कर में मैं ठीक से लड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं मारा जाऊंगा। टेरियो अब रोते हुए वहां से भाग जाता है। पोची उस पर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है तो गारो पोची को पर अटैक कर देता है ताकि उसका ध्यान गारो पर रहे। तो पोची गारो पर एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है। गारो सोचता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, वो भी ऐसी जगह पर। मैंने सोचा था कि मैं मॉन्स्टर लेवल के हीरो से लड़ना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं मॉन्स्टर से ही लड़ना चाहता हूँ। अरे कोई ठंडा ही पिला दो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। लगता है यही मेरा अंत है। पर हम देखते हैं गारो किसी भी तरीके से बच गया था। पोची उस पर और भी ज्यादा ब्लास्ट करता है लेकिन गारो को कुछ नहीं होता है। पोची के धमाकों से ऊपर का शहर हिलने लग जाता है पर साइतामा तो मजे से कॉमिक पढ़ रहा था। गारो अब पोची के ऊपर सिर पे जोरदार मुक्का मारता है पर उसे कुछ नहीं होता है और वो फिर से गारो पर ब्लास्ट करने लगता है जिसे गारो उसी जगह के सबसे निचले फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो असल में सीधा गेरो गेरो के कमरे में जाकर गिरता है। गेरो गेरो कहता है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे हो, तुम अब तक नहीं मरे। वो अपनी पावर से गारो के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हटा देता है जो देखकर गारो समझ जाता है कि इसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है। गारो बोलता है कि तुमने मेरे पीछे अपने लोग भेजने की हिम्मत कैसे की। तभी गारो का पूरा शरीर जाम हो जाता है और ये भी गैरो गैरो की ही ताकत होती है और हमें पता चलता है कि वो भी थर्ड लेवल ड्रैगन है। वो गारो से कहता है कि चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं। दूसरी तरफ साइतामा अपने कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकलता है। इधर गैरो गैरो गारो से कहता है कि अभी तुम आधे ही मॉन्स्टर बने हो लेकिन फिर भी ये चौंकाने वाली बात है कि तुम पोची के ब्लास्ट को झेल पा रहे हो, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेन करके सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बना सकता हूँ। गारो बोलता है कि मुझे तुम ट्रेन करोगे, यानी तुम मुझे टेलीकिनेसिस सिखाओगे। गैरो गैरो बोलता है कि मैं ये सब नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मॉन्स्टर बनने की सीक्रेट सिखाऊंगा। आसान शब्दों में कहूँ तो तुम बार बार मौत को छू के आने वाले होगा जिससे तुम्हारी बॉडी और माइंड पर बहुत स्ट्रेन बढ़ेगा। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन ये मुश्किल है। कई लोग तो तुरंत ही मर जाते हैं। गारो कहता है कि लगता है तुमने पहले भी किया है। तो गैरो गैरो बताता है कि उसने सैकड़ों इंसानों और मॉन्स्टर के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया है। उसने मॉन्स्टर को एक दूसरे को खिलाया है, एक दूसरे का खून पिलाया है और ब्रीडिंग भी करवाई है। और उसे ये भी पता चला कि कोई मरते मरते बचता है तो वो एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है और बार बार ऐसा होने पर इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। कई सारे फेल एक्सपेरिमेंट के बाद उसे पहली बार एक सक्सेस मिली थी जो था मॉन्स्टर किंग ओरिची, लेकिन गारो के पास उससे भी ज्यादा टैलेंट है। जब उसकी लड़ाई रॉयल रिपर से हुई थी तो वो एक लेवल और ऊपर आ गया है और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। अगर वो गैरो गैरो के प्रोग्राम को फॉलो करता है तो ओरेची जितना या उससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन सकता है। तुम मुझसे हाथ मिला लो, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओगे और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया के हीरोज को खत्म कर देंगे। यही तुम्हारा सपना है ना। गारो कहता है कि तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो पीछे बैठकर सब देखते रहे। गैरो गैरो बोलता है कि तुम्हारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, तुम मेरी पकड़ से नहीं छूट सकते हो। मेरी मेरी टेलीकिनेसिस की पावर तात्सुमा की और वो की से भी ज्यादा है। पर वो ये चीज देखकर हैरान होता है कि धीरे धीरे गारो उसकी पकड़ से छूट रहा था। वह उसे पत्थर से ढक देता है पर गारो उसे मुक्के मार के उन सभी को तोड़ देता है। गारो बोलता है बस तुम्हें इतना ही दम था और खुद को मॉन्स्टर एसोसिएशन का नेता बताते हो। तुम एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए जब उसने पत्थर को हिलाया तो गारो पर से उसकी पैरालिसिस हट गई। तुम तो बड़े ही कमजोर मॉन्स्टर निकले, तुम क्या मुझे ट्रेन करोगे। मेरी किस्मत अच्छी कि मैं तुम्हारे सामने आ टपका।
अगर मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर को ही खत्म कर देता हूँ तो मॉन्स्टर एसोसिएशन अपने आप ही बंद हो जाएगा। गारो गैरो कहता है कि हीरोज आने वाले हैं तो तुम मुझे फालतू में थकाओ मत, मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। फिर वो लॉर्ड ओरेची को आवाज लगाता है ताकि वो आगे गारो से निपट सके। तभी गारो के पीछे से ओरेची का बड़ा सा हाथ आ जाता है। ओरेची गारो को पकड़ लेता है। इधर साइतामा बाहर निकलकर भी कॉमिक ही पढ़ रहा था। उसे बार बार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी पर वो इन पर ध्यान नहीं देता है कि ऐसा तो मांगा पर ही होता है, असली दुनिया में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर बॉस थोड़ी ना होता है। तभी उसके पीछे 3 मॉन्स्टर अटैक करने आते हैं। साइतामा एक पंच मार के एक मॉन्स्टर को मिटा ही देता है और बाकी 2 मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और साइतामा कॉमिक पढ़ते हुए आगे निकल जाता है। इधर गैरो गैरो रिची से बोलता है कि गारो को मारना मत, मैंने उसके लिए कुछ सोचा है। रिची गारो को मसल के नीचे पटक देता है लेकिन गैरो फिर से खड़ा हो जाता है। ओरिची अब अपने सींग से गारो पर अटैक करता है और गारो के अंदर घुसा देता है। गैरो गैरो बोलता है कि ओरिची जब इंसान से मॉन्स्टर बना था तब वो सींग ही उसकी सबसे पहली पावर थी, वो उसे कैसे भी कंट्रोल कर सकता है। पर वो देखता है कि गारो अभी भी ठीक था। गारो बोलता है कि मेरे शरीर में पहले से ही छेद हो चुके हैं। ओरिची अब सारे सींग से उस पर अटैक करने लग जाता है तो गारो उसके सींगों से चढ़ते हुए ऊपर जाने लग जाता है और रास्ते में छोटे मोटे मॉन्स्टर को एक ही झटके में मारते हुए आगे बढ़ता जाता है। गारो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ पहले से काफी ज्यादा तेज भी हो गया था और ओरोची के अटैक उसे लगता ही नहीं। गारो अब ओरोची की आंखों पर हमला करने जाता है लेकिन ओरोची अपने बड़े से मुंह को खोल देता है जिसमें जाने से गारो बाल बाल बचता है। ओरोची के मुंह से कई सारे सांप के टेंटिकल्स निकल आए थे। ओरोची भी अब एक बड़ा सा धमाका करता है, इसमें भी गारो को कुछ भी नहीं होता है। ओरोची अब एक बहुत कमाल का लग रहा था। वह गारो को एक मुक्का मारता है लेकिन गारो उसे रोक लेता है और ओरोची उसे दूर फेंक देता है। गारो गारो कहता है कि ओरोची एक अल्टीमेट मॉन्स्टर है, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो तो हार मान लो। गारो कहता है कि मजाक मत करो, ओरोची बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन उसके अलावा उसमें उसमें कुछ नहीं है। मॉन्स्टर किंग बुलाने जैसा इसके अंदर तो कुछ भी नहीं क्योंकि वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर क्या होता है, मेरी ताकत कम है तो मैं इसे टेक्निक से हराऊंगा। गारो लड़ने को लिए तैयार हो जाता है पर वो देखता है कि ओरिची भी उसकी स्टाइल में खड़ा है। गैरो गैरो बताता है कि मैं, तुम्हें क्या लगा ओरिची में दिमाग नहीं है, वो तुम्हारी कोई भी टेक्निक को सिर्फ एक बार देखने से ही कॉपी कर सकता है। अब ओरिची बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर क्या होता है। गारो अब ओरिची पर अटैक कर देता है लेकिन ओरिची उसे हरा देता है। गैरो गैरो बोलता है कि तुम भी हीरोज को हराना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर की तरह सनक नहीं है, शायद तुम अपनी इंसानियत को छोड़ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें अच्छे से ब्रेन वॉश करके अपना पालतू बना लूंगा। मेरे ऊपर भी हुक्म के इक्के होने चाहिए, हीरोज के पास भी कोई हुक्म का इक्का जरूर होगा, कोई सीक्रेट हुक्म का इक्का। इधर हम साइदामा को देखते हैं जो इसको लग रहा होता है कि गटर के नीचे से कुछ आवाज आ रही होती है, वो उस ढक्कन को ही निकाल देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइज, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 में। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हीरोज मीटिंग से होती है जिसमें चाइल्ड एम्परर बताता है कि उसने सैटेलाइट से मॉन्स्टर के अड्डे का पता लगा लिया है और यहाँ भी करीब 500 मॉन्स्टर हो सकते हैं, यानी एक हीरोज को कम से कम 60 मॉन्स्टर से निपटना पड़ेगा। इन्हें ज़्यादा दिक्कत बस हाई लेवल मॉन्स्टर से ही होगी। हमें पता है जो सेंटीपेड मॉन्स्टर आया था वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का ही मेंबर था, यानी उनके पास ऐसे और भी खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं जो थ्रेट लेवल डीमन और ड्रैगन होंगे। ड्राइवनेट को पहले इस अड्डे के बारे में पता चल गया था और वो वहाँ छानबीन करने गया था लेकिन तभी से उसकी कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है मॉन्स्टर ने उसे ख़त्म कर दिया हो। डार्क शाइन कहता है कि ये भी हो सकता है कि वो कहीं छुपा हो क्योंकि वो एक साइबॉर्ग है। जॉम्बी मन कहता है कि हमारी हालत भी ड्राइव नाइट के जैसे हो सकती है तो सब लोग संभल के रहना। तब तासुमा की बोलती कि वो मुझे नहीं हरा पाएंगे, फिर भी अगर इनके सामने कोई मॉन्स्टर आए तो उन्हें उसे तुरंत ही मार देना है। पूरी पूरी प्रिजनेस कहता है कि मेरे कुछ साथियों को मॉन्स्टर बनाकर वहां ले गया गया है, मैं उनको बचाना चाहता हूं, तो अगर कोई उन्हें मॉन्स्टर जेल वाली यूनिफॉर्म में दिखे तो मुझे बता देना। अटोमिक सामुराई कहता है कि मेरा भी एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन गया है पर मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। मॉन्स्टर बनने के बाद उनका कोई इलाज है क्या? पूरी पूरी प्रिजनेस कहता है कि मैं उन्हें जादू की झप्पी और पप्पी देकर देखूंगा, हो सकता है वो होश में आ जाएं। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरिची और गैरो गैरो जरूर थर्ड लेवल ड्रैगन होंगे, हमें उनसे अकेले नहीं लड़ना है। तासुमा की कहती है कि
अरे फाइनल बॉस को मैं संभाल लूँगी, तुम लोग छोटे-मोटे मॉन्स्टर को मार के मेरा रास्ता साफ कर देना। ज़ॉम्बी मॉन कहता है कि ध्यान रखो कि हम वहाँ एक बच्चे को बचाने जा रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा अटैक मत कर देना कि पूरी जगह ही तबाह हो जाए। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि वो अंडरग्राउंड अड्डा बहुत बड़ा है, ये तो बताना मुश्किल है कि फाइनल बॉस कहाँ पर है। इन्हें ये भी नहीं पता कि उस बच्चे को कहाँ रखा गया है, इसीलिए ये सबके इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर हमारी मास्क आ जाता है और पूछता है कि उसे किसी ने इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया और उसे बुलाया क्यों नहीं। वो भी तो इस मीटिंग का मेंबर है या मैं ए रैंक का हूँ इसलिए मुझे नहीं बुलाया। इसलिए चाइल्ड एम्पायर अपने मन में कहता है कि सिर्फ एस रैंक वाले ही नीचे जाने वाले, बाकी सारे हीरोज तो ऊपर ही रहकर पहरेदारी करेंगे। अमाई मास को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो उसे ये बात आखिरी में बताने वाला था। चाइल्ड एम्पायर अब कहता है कि उसे अटैक टीम के साथ नीचे नहीं जाना है और बाकी हीरोज़ के साथ सपोर्ट टीम के साथ ऊपर रहना है, जिनका लीडर अमाई मास्क होगा। अटॉमिक समुराई कहता है कि नीचे के सभी मॉन्स्टर से हम निपट लेंगे, अगर कोई बच गया तो तुम उसे मार देना और मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ जाएंगे। अमाई मास्क कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। तासुमा की बोलती कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, ये लड़ाई तुम्हारी औकात से बाहर है। हमारी मास उसकी नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुम मुझे लीडर बनाना चाहते हो तो एसरेक हीरोज का लीडर बना दो। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि मजाक मत करो, तुम्हें बस क्रेडिट चाहिए ना, तो ठीक है, तुम न्यूज़ में मेरी जगह आ जाना, अपना नाम ले लेना। अब जैसा चाइल्ड एम्पायर कहता है वैसा करो। हमारी मास्क बोलता है कि ज़ॉम्बी मैन तुम अमर हो ना, कहीं तुम भी तो मॉन्स्टर नहीं, तुम फाइट में एक अच्छे भी हो इसीलिए एस रैंक में हो। तुम्हारी बाकी पावर्स के बारे में हम नहीं जानते, हम तुम पर भरोसा कैसे करें कि तुम हमारी साइड हो। और बाकी हीरोज़ फिर अपने आप से ही बहस करने लग जाते हैं। माई मास्क बोलता है कि तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए एस रैंक हीरो बनाया गया है, वरना तो पता नहीं तुम अपनी पावर से क्या ही कर दोगे, तो मुझे अपना लीडर बना लो। फ्लैशी फ्लैश अब गुस्से में उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी उन्हें आवाज़ आती है कि किंग यहाँ आ चुके हैं। अमाई मास उससे भी कहता है कि तुम भी मेरे ऑर्डर्स मानोगे, पर तुमसे ये बदबू किस चीज़ की आ रही है और तुम इतने गंदे क्यों हो। किंग बोलता है कि मैं घर भी नहीं पहुंचा था और मुझे ये लोग बुला लाए, तो कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं मिला। तब अमाई मास पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, अब तक क्या कर रहे थे। किंग बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं सिटी जी में था और मस्त हॉटपॉट। और इतने में पीछे के आदमी बोलने लग जाते हैं कि किंग पूरी रात मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, उनके कपड़े में जो दाग है वो मॉन्स्टर का खून है, ये बहुत थक गए थे और हम इन्हें यहाँ ले आए। किंग मन में सोचता है कि ये लोग हमेशा गलत बात का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं। अमाई मास के सुन के हैरान हो जाता है कि वो पूरी रात अकेले ही लड़ रहा था। तासुमा की भी इम्प्रेस हो जाती है और अमाई मास्क बोलता है कि मेरे मन में आपके लिए इज्जत बढ़ गई है कि एस रैंक में ऐसे बहादुर हीरोज़ भी हैं। किंग के लिए मैं इस झगड़े को यही ख़त्म करता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है, पर कहता है कि मैं अटैक टीम के साथ नीचे फिर भी जाऊँगा। खैर सपोर्ट टीम भी यहाँ पर आ गई थी और हीरोज़ के निकलने का समय हो गया था। सेकिंगर कहता है कि वो भी हीरोज़ के साथ जाएगा। जो सुन स्टिच बोलता है कि मुझे लगा सिर्फ तुम फेम और प्रमोशन के भूखे हो। सेकिंगर कहता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दिया तो मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा और मेरा नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सेकिंगर अब सपोर्ट हीरोज़ के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा काम होगा, कोई भी ही मॉन्स्टर भागने की कोशिश करे तो उसे ख़त्म कर देना। जैसे ही एस क्लास हीरोज़ अंदर जाकर बच्चे को बचा लेंगे, फिर तुम लोगों का काम होगा उसे सुरक्षित यहाँ हेडक्वार्टर में ले आना। नीडल स्टार कहता है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने जाके हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो मिशन के बाद हमारी रैंकिंग बढ़नी चाहिए। सेकिंगर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। तभी स्टिच को पता चलता है कि बैंग और वोंग भी यहाँ आ चुके हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मेरा फ़ोन टूट गया तो क्या नया फ़ोन मिलेगा क्या, और गारो का कुछ पता चला है क्या, मॉन्स्टर एसोसिएशन में है या नहीं। स्टिच मना कर देता है क्योंकि इन दोनों को मिशन के बारे में कुछ नहीं बताना होता है, क्योंकि सिल्वर फैंग को गारो ने जिंदा छोड़ दिया था, जिस वजह से ये लोग सिल्वर फैंग के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। ये बात सिल्वर फैंग भी समझ जाता है। तभी किंग यहाँ पर आ जाता है। वो असल में इस रूम में छिपने के लिए आया था ताकि उसे इस मिशन पर न जाना पड़े, पर वो देखता है कि सिल्वर फैंग और बॉम्ब दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। किंग अब इन्हें गलती से बता देता है कि सभी एस रैंक हीरोज़ एक मिशन पर जाने वाले हैं। सिल्वर फैंग से बाकी चीज़ें भी गुलवा लेता है। वो कहता है कि अरे हमने साथ में हॉटपॉट खाया है, मुझसे क्या छुपाना, और इन्हें किंग सब कुछ बता देता है। सिल्वर फैंग पूछता है कि क्या साइतामा जानता है कि मॉन्स्टर का अड्डा उसी के घोस्ट टाउन में है। किंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता, अगर उसे पता होता तो वो अब तक अकेला ही वहाँ चला गया होता। मिशन शुरू होते ही
सभी हीरोज अलग अलग रास्ते में एंटर करेंगे। किंग बोलता है कि साइतामा, जेनोस और आप दोनों भी मेरे साथ चलो, पर ये हीरो एसोसिएशन के ऑर्डर्स के खिलाफ होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि गारो भी वही है ना, तो हम ज़रूर साथ में चलेंगे। किंग कहता है कि ठीक है, फिर हम साइतामा के घर पर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला जाता है और सोचता है कि चलो अच्छा है। इसके बाद सभी हीरोज़ मिशन के लिए निकल जाते हैं। इधर फोबुकी साइतामा के घर की तरफ जा रही थी। तासुमाकी के कहने पर सपोर्ट टीम से उसे बाहर कर दिया गया था। जो बात फुबुकी को समझ आ गई थी, लेकिन उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन से पुराना हिसाब बराबर करना है और वो अपने नए ग्रुप की मदद से बदला लेके रहेगी। इसके बाद हम जेनेस को भी देखते हैं, जिसने अपनी नई बॉडी बनवा ली थी और अब उसकी पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये आर्मर डॉक्टर कुसोनो ने जल्दी जल्दी में बनाया है, तो जेनोस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल केवल 10 सेकंड के लिए ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। वरना आर्मर टूटने लग जाएगा और अगर उसका एनर्जी कोर फट गया तो जेनोस की मौत भी हो सकती है। जेनोस और फोबुकी अब रास्तों में एक दूसरे से मिल जाते हैं। जेनोस बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, ये मत सोचो कि तुम जब मर्जी चाहो मुंह उठा के यहाँ आ सकती हो। फोबुकी कहती है कि तुम भी तो यहीं पड़े रहते हो ना। तो जेनोस कहता है कि वो मेरे मास्टर है और मैं कमरे का आधा रेंट देता हूँ। फुबुकी बोलती है कि कौन सा रेंट, इस बिल्डिंग का तो कोई मालिक ही नहीं है और साइतामा यहाँ बिना परमिशन के रहता है, वो तुम्हें स्कैम कर रहा है। ये दोनों अंदर आ जाते हैं और साइतामा था ही नहीं। जेनोस सोचता है कि साइतामा कहाँ जा सकते हैं, आज तो कोई सेल भी नहीं है। तभी यहाँ बैंग और बॉन्ग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम किंग के साथ मॉन्स्टर के अड्डे पर हमला करने जा रहे हैं और जेनोस भी इनके साथ चलने के लिए तैयार था। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि साइतामा तो यहाँ है ही नहीं। अब हम क्या करें, उसके वापस आने तक का इंतज़ार करें या उसके बिना ही मिशन पर चले। फुबुकी कहती कि हमें साइतामा का इंतज़ार करना चाहिए, ये फाइट बहुत तगड़ी होगी और हमें साइतामा की ज़रूरत पड़ सकती है। हम पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे, पर उसकी ये बात कोई सुनता ही नहीं और चारों वापस में ही बात करने लग जाते हैं। जेनोस कहता है कि आप लोग आगे चलो, मैं मास्टर साइतामा का इंतज़ार करूँगा और फिर हम दोनों भी अटैक कर देंगे। किंग मन में सोचता है कि जब साइतामा है ही नहीं तो फिर मतलब ही क्या जाने का, तुम कहाँ हो साइतामा। और हम देखते हैं कि साइतामा तो पहले ही गटर में उतर चुका है। इधर बाकी हीरोज़ भी घोस्ट टाउन में आ गए थे। चाइल्ड एम्पायर पूछता है कि किंग कहाँ है, तो एक आदमी बोलता है कि उसने कहा है कि वो आगे जा रहा है, तो बाकी लोग उसकी चिंता मत करना। सब लोग सोचते हैं कि किंग अपने तरीके से ही काम करता है। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 7 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि सारे हीरो घोस्ट टाउन में आ गए थे। चाइल्ड एम्पायर पूछता है कि किंग कहाँ है, तो एक हीरो बताता है कि किंग ने बोला है कि वो पहले ही अंदर जा रहा है, बाकी लोग उसकी चिंता ना करें। चाइल्ड एम्पायर सोचता है कि किंग ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, शायद वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। बाकी सपोर्ट हीरोज़ बोलते कि हमें भी किंग के एक्शन करते हुए देखना था। तभी इनके सामने ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सकिंगर बोलता है कि गारो ने हमारे लिए पहले से ही जाल बिछा रखा है। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि उनके आसपास करीब 150 से ज़्यादा मॉन्स्टर है। तभी इनमें से एक मॉन्स्टर, एविल आई नाम का मॉन्स्टर सबसे आगे था। वो कहता है कि मैंने सुना था हीरो एसोसिएशन अपनी पूरी सेना भेज रही है, पर तुम लोग तो इतने सही हो। इसके बाद एविल आई अपनी पावर का यूज़ करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उड़ा लेता है। यानी ये मॉन्स्टर टैर्नेडो की तरह एक साइकिक है और बताता है कि उसके हाथों पर जो आंखें हैं ये एक मॉन्स्टर की है, जिसे हीरोज़ ने मार दिया था। गैरो गैरो ने इनको मेरे ऊपर लगा दिया है। मैं पहले काफ़ी कमज़ोर साइकिक था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो उन बिल्डिंग्स को हीरोज़ के ऊपर गिरा देता है, लेकिन तासुमा की अपने आसपास की शील्ड से उन सबको बचा लेती है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे टुकड़े उन पर गिरने देती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को क्यों बचाऊँ। इसके बाद पूरी पूरी ब्रिजनेस और डार्क शाइन बाकी पत्थरों को फोड़ देते हैं। सेकिंगर तासुमाकी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो तासुमाकी कहती है कि अगर इतनी सी चीज़ भी तुम खुद से नहीं बचा सकते हो तो वापस मुड़ जाओ। अमाई मास्क भी इस बात से सहमत होता है कि बाकी हीरोज़ पर हम बोझ बनने नहीं आए हैं, बल्कि हमें सपोर्ट करने आए हैं। अभी से डर जाओगे तो आगे क्या होगा। तासुमा की ईविल आई से कहती है कि हार मान लो, तो ईविल आई बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर भी साइकिक है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर की आंखें निकाल कर उन्हें भी अपने हाथों पर लगा लूंगा। ये सुन तासुमा की गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर तूफान आने लगता है। बाकी मॉन्स्टर सपोर्ट हीरोज़ पर अटैक कर देते हैं, तो सपोर्ट हीरोज़ भी अपने अपने तरीके से उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे टीवन स्टेल का डेथ लूप अटैक।
अब एक मॉन्स्टर दूर बैठकर वहीं से सबको गोली मारने का सोच रहा होता है, लेकिन वन शॉटर नाम का एक हीरो उसे ही गोली मार देता है। ग्रीन नाम का हीरो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। नार्सिसिस्ट अपने ब्यूटीफुल अटैक्स दिखाता है, जिसे देखकर अमाई मास्क भी इम्प्रेस हो जाता है। फेदर नाम का हीरो अपना मिड एयर अटैक करता है। शैडो रिंग अपना निंजुत्सु दिखाती है। फ्लैशी फ्लैश उससे पूछता है कि उसने निंजुत्सु की ट्रेनिंग कहाँ से ली, तो शैडो रिंग बोलती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। फ्लैशी फ्लैश सोचता है कि जहाँ से मैंने सीखा था वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। चाइल्ड एम्पर और सेकिंगर बात करते हैं कि ये हीरोज़ भी काफ़ी अच्छा लड़ते हैं। हम कुछ और बी और सी क्लास के हीरोज़ को देखते हैं। पॉइजन नाम का हीरो जो अपने जहरीले चाकू से मॉन्स्टर को काट देता है, जिसकी एक खरोच से भी मॉन्स्टर मर जाता है। हम कैप्टन मिजुको नाम की एक हीरो को देखते हैं, जैसे कि वो ओलंपिक में मेडल जीतने गई हो ऐसे लड़ती है, जैसे भाला फेंक और कुश्ती। लेकिन फिर कई सारे मॉन्स्टर उस पर चढ़ जाते हैं और डार्क शाइन आके उन सबको मार देता है। और वो मिज़ुको के मसल्स की तारीफ करता है। वो दो मॉन्स्टर को अपने हाथों और टांगों के बीच में फंसा के ही मार देती है। ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, जिन्हें हीरोज़ आराम से मार रहे थे, लेकिन इसके बाद थोड़े स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिनमें राइनो रेसलर भी था। वो कहता है कि इन हीरोज़ को भी मैं ही ख़त्म कर दूंगा। सपोर्ट हीरोज़ एक एक करके उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके कुछ भी नहीं होता है। वो सब मिलकर हमला करते हैं, फिर भी राइनो उन सबको उठा के पटक देता है। वो सबके अटैक को पॉइंट भी देता जा रहा था, जैसे ये कोई रेसलिंग मैच हो। गैरो गैरो अपने ड्रोन से ये सारी फाइट को देख रहा था। अटॉमिक समुराई के स्टूडेंट भी उस राइनो को नहीं हरा पा रहे थे। अब अटॉमिक समुराई खुद सामने आता है। राइनो उस पर भी हमला करने आगे बढ़ता है। अटॉमिक समुराई अपनी तलवार निकाल कर वापस रख देता है, बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। राइनो पूछता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि अटॉमिक समुराई ने उसे काट दिया है। उसे याद आता है कि उसने गैरो गैरो से पूछा था कि अब मेरा लेवल क्या है, क्या अब मैं टाइगर लेवल हूँ। तब गैरो गैरो बताता है कि ये अभी थर्ड लेवल डीमन बन चुका है और एस रैंक हीरोज़ को भी हरा सकता है। यानी गैरो गैरो ने उसे झूठ बोला था। वो मरने से पहले अटॉमिक समुराई को 100 पॉइंट देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख बाकी मॉन्स्टर भी डर जाते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी तलवार से ही राइनो रेसलर को मार डाला। वो सब एक साथ उस पर हमला करते हैं, तो एक मॉन्स्टर को तो वो अपने दांत के टूथपिक से ही मार देता है और बाकियों को एक ही बार में काट देता है। इसके बाद फ्लैशी फ्लैश मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है और इसके अटैक इतने तेज थे कि शैडो रिंग भी उन्हें नहीं देख पाती है। मॉन्स्टर अब कमज़ोर हीरो की तरफ बढ़ते हैं, तो डार्क शाइन उनके सामने आ जाता है और सिर्फ उनकी तरफ भागने से ही वो मॉन्स्टर मर जाते हैं। पिग गॉड एक मॉन्स्टर को उठा के खा ही लेता है। पूरी पूरी प्रिजनेस को एक मॉन्स्टर पंच मार देता है और पूरी पूरी प्रिजनर उसे मुक्का मार के ख़त्म भी कर देता है। तभी उसके पास एक पोटली आकर गिरती है। असल में एविल आई था वो। पूरी पूरी प्रिजनर सोचता है कि टर्नेडो से लड़ने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तभी टर्नेडो यहाँ आ जाती है और उसके आखिरी बचे टुकड़े को भी मिटा देती है। गैरो गैरो अपने ड्रोन से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और तभी चाइल्ड एम्पर उसके ड्रोन को ही काट देता है। गैरो गैरो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, काश मैं किंग को भी लड़ाई करते हुए देख पाता, लेकिन इस फाइट से हमें एक चीज़ तो पता चल गई है। तभी इसके सामने हाई लेवल मॉन्स्टर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पता चला। ये सब मॉन्स्टर सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। इधर हीरोज ने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। चाइल्ड एम्परर कहता है कि सपोर्ट टीम अब यहीं रहेगी और बाकी सब हम पर छोड़ दो, हम नीचे जाने के लिए तैयार है। सेकिंगर अब इन्हें फिर से याद दिलाता है कि उन्हें सिर्फ बच्चे को बचाना है और अब कोई हीरो इनकी हेल्प करने नहीं आने वाला है। जो करना है नहीं करना है। हीरोज अब नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिग गॉड तो सीढ़ियों पर ही फंस जाता है, तो अटोमिक सीढ़ियाँ काट कर उसके लिए रास्ता बनाता है। इधर कुछ मॉन्स्टर थे जो डर के वापस चले गए थे, क्योंकि हीरोज उनके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। वो मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए भाग गए। ये सुन गैरो गैरो इन सबको मार देता है और इन्हें लॉर्ड ओरेची को खिला देता है और बाकी मॉन्स्टर से कहता है कि अगर तुम लोग भी मरना नहीं चाहते तो जाकर लड़ो। उसने पहले ही सबको बता दिया है कि कौन सा मॉन्स्टर कौन से हीरो से लड़ेगा और जीत इनकी ही होगी, क्योंकि ये लोग मामूली इंसान हैं और हम मॉन्स्टर इनसे नहीं हार सकते हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। हम लोग देखते हैं कि एस रैंक हीरोज़ अलग-अलग गुफा से यहाँ आ गए होते हैं। बाकी सपोर्ट हीरोज़ भी बाहर खड़े हुए होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि एस रैंक हीरोज़ सभी मॉन्स्टर को हरा पाएँगे कि नहीं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड 8 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि हीरोज़ ने मॉन्स्टर के अड्डे पर अटैक करना शुरू कर दिया था
और वो अंडरग्राउंड भी आ गए। फ्लैशी फ्लैश अपने ट्रांसमीटर डिवाइस को देखते हुए याद करता है कि चाइल्ड एम्परर ने इन्हें बताया था कि ये अंडरग्राउंड गुफा है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इन्हें अपनी लोकेशन का खुद ही ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तभी उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम तो वही सुपरफास्ट हीरो फ्लैशी फ्लैश हो ना, हमें पहले से ही पता था कि तुम इस रास्ते से आने वाले हो। फ्लैशी फ्लैश एक ही पल में उन तीनों को मार के आगे बढ़ जाता है। तभी उसके सामने हेलफायर फ्लेम और गैलविंड आ जाते हैं। फ्लैशी फ्लैश उन्हें भी तुरंत मारने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों आराम से बच जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी टॉप स्पीड थी क्या? तुम फाइनल 44 हादसे के लिए ज़िम्मेदार हो ना? इसीलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। फ्लैश और फ्लेम अपनी तलवारों से फाइट करना शुरू कर देते हैं और विंड भी अपनी मकड़ी के जाले से फ्लैश को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। विंड बोलता है हमने सोचा नहीं था कि तुम अकेले ऐसे हमला कर दोगे। तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस वाला समझते हो। विंड सोच रहा था कि फ्लैश को किसी तरह कीड़े की तरह अपने जाल में फंसा लेगा लेकिन फ्लैश अपने अटैक से आसपास की दीवारों को तोड़ ही देता है। फ्लैश इनसे पूछता है कि तुम लोग विलेज से हो क्या और तुमने मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन किया है। इसके बाद ये फ्लैशी फ्लैश को एक दूसरे के कमरे में ले जाते हैं जो काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ भी ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। फ्लेम और विंड कहते हैं कि अच्छी जगह है ना, ये हमने मॉन्स्टर से ज़बरदस्ती ली है। हम यहाँ जितना चाहे उतना लड़ सकते हैं। ये तीनों अब सुपर स्पीड से लड़ना लग जाते हैं और इस फाइट का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बाकी एपिसोड से तो। फ्लैश इनसे पूछता है कि तुम लोगों को किसने हायर किया है? मॉन्स्टर एसोसिएशन का खात्मा करने के बाद मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा। विंड कहता है उसका नाम स्किलफिश है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राजा है। तुम सच में उसकी माफिया आर्मी से लड़ने जाओगे? फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि नहीं क्योंकि उसे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। वो मुझे मारने के लिए हिटमैन भेजा करता था। इसीलिए विंड बोलता है कि ड्रग लॉर्ड, हेरेड, हार्ट कलेक्टर, बुलगिलक फैंटम, थीड बेंट कैप्टन उनका क्या? तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि उन सबको मैंने पहले ही मार चुका हूँ, बस मैं लोगों को बताता नहीं फिरता। इसीलिए कोई इसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन मैं इन सबको मार चुका हूँ, जो मेरे पीछे पड़े थे। विंड कहता है कि अरे यार, उन लोगों को तो हम मारने वाले थे। तुमसे निपटने के बाद हम वहीं जाने वाले थे पर तुमने पहले ही उन्हें मार दिया है। अब कोई नहीं, अब तुम्हें मरना होगा। विलेज के टॉप फाइटर्स हीरो से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फ्लैश बोलता है कि हर निंजा विलेज का नहीं होता है। फ्लेम कहता है कि हम गोल्डन 37 वाली जनरेशन से हैं जिन्हें इतिहास का सबसे ताकतवर माना जाता है और उनमें से हम टॉप 2 फाइटर्स हैं और तुम जनरेशन 44 के नंबर 1 फाइटर हो। देखते तुम हमारे सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। कुछ ही देर बाद फ्लैश कहता है ज़रा अपनी मॉन्स्टर पावर तो दिखाओ। पहली फाइट से तो मैं समझ गया था कि तुम हाल ही में मॉन्स्टर बने हो, तो तुम्हें अपनी फाइट की स्पीड की आदत नहीं है, इसीलिए तुम मुझे इस खुली जगह में लेकर आए हो। लेकिन मॉन्स्टर बनने से तुम मुझसे बेहतर नहीं बन जाओगे। ये दोनों अब अपनी मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाते हैं और इनका लेवल थ्रेड लेवल ड्रैगन था और ये लोग सुपर स्पीड में फ्लैश पर हमला कर देते हैं। फ्लेम एक बड़ा सा अटैक उस पर करता है लेकिन फ्लैश को कुछ नहीं होता है लेकिन फ्लैश के अटैक से फ्लेम की तलवार टूट जाती है। फ्लैश कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बढ़ गई है लेकिन दिमाग अभी भी स्लो है। स्पीड और पावर दोनों में ही फ्लैश इन सब पर भारी पड़ रहा था, बल्कि इन दोनों के अलावा कोई और भी मॉन्स्टर होता तो वो अब तक हार गया होता। फ्लैश बोलता कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? फ्लेम और विंड कहते हैं कि अब बहुत हुआ, निंजा की तरह नहीं लड़ना अब हमें। अब हम तुमसे एक मॉन्स्टर की तरह लड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अब हम तुम्हें अपनी मैक्सिमम स्पीड से तुम पर हमला करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते और तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान और एक मॉन्स्टर में क्या फ़र्क होता है। दोनों अब फ्लैश पर अटैक कर देते हैं और उसकी तलवार भी उससे दूर कर देते हैं। यह फ्लैश पर भारी पड़ रहे थे लेकिन फ्लैश फिर से अपनी लात से मार के इन पर हमला कर देता है और अपनी तलवार उठाकर अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करता है और एक ही बार में इन दोनों को काट डालता है, जिनसे इन दोनों की मौत हो जाती है। फ्लैश कहता है कि वो इन लोगों को एक ही साथ मारने का मौका ढूंढ रहा था। अगर उनमें से कोई एक भी बच के भाग जाता तो वो बाद में दिक्कत देता और मेरी जगह कोई और एस क्लास हीरो होता तो वो तुम्हारी स्पीड मैच नहीं कर पाता। लेकिन तुमने मुझसे लड़के गलती कर दी। फ्लेम मरने से पहले उससे पूछता है कि हम में क्या गलत कमी रह गई थी। तो फ्लैश बोलता है ट्रेनिंग की। फ्लैश अब आगे बढ़ जाता है और ट्रांसमीटर पर अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करता है पर उसे पता चलता है कि वो उसने लड़ाई में कहीं गिरा दिया। चाइल्ड एम्परर सबकी लोकेशन देख रहा था और वो सोचता है कि फ्लैशी फ्लैश अचानक से एक ही जगह पर क्यों रुक गया है। शायद उसका डिवाइस कहीं गिर गया है। वैसे हीरोज़ खुद को संभाल सकते हैं। एक बार हमें वो बच्चा मिल जाए
तो हमारी टेंशन थोड़ी-सी कम हो जाएगी। वैसे उसे एक खुफिया चीज़ पता है जो कोई और नहीं जानता है। तभी चाइल्ड एम्परर के पीछे एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने आता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर का रोबोट ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है जहाँ पे मेटल नाइट की बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जो देखकर चाइल्ड एम्परर हैरान हो जाता है। मेटल नाइट की ये हालत मॉन्स्टर किंग ओरिची ने की थी। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मेरा सामना उससे ना ही हो तो अच्छा है। इसके बाद वो इस रोबोट का डाटा निकालने लगता है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके कि बच्चा कहाँ पर रखा गया है। उसे पता चलता है कि किसी ने इस रोबोट को वापस जोड़ने की कोशिश की थी। शायद मॉन्स्टर के पास भी कोई ऐसा एक्सपर्ट है। अगर मॉन्स्टर हमारी टेक्नोलॉजी की हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी इस बच्चे की लोकेशन मिल जाती है, यानी मेटल नाइट ये बात शुरू से जानता था, फिर भी उसने ये बात नहीं बताई थी। चाइल्ड एम्परर अब आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन कमरे के बाहर उसे फिनिक्स मैन दिखाई देता है, जिसने चाइल्ड एम्परर के रोबोट को तोड़ दिया था। वो कहता है कि तुम यहाँ मज़े करने आए थे क्या? तुम तो बच्चे हो, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, लेकिन मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ता हूँ। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि तुम लीडर में से एक हो क्या? तो फिनिक्स मैन बोलता है कि मैं उनके नीचे का मैनेजर हूँ, यही समझ लो। पर मेरी इज़्ज़त लीडर जितनी ही है। ये सारी बातें तुम बच्चे को समझ में नहीं आएगी। तुम एक समझदार बच्चे हो जो एस क्लास हीरो बन के फ़ेमस हो गए हो, लेकिन तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा अंत का कारण बनेगा। तुम्हें बड़े लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। मेरा नाम फिनिक्स मैन है। मैंने ये बर्ड कॉस्ट्यूम पहनी थी और उतार नहीं पाया, और कब एक मॉन्स्टर बन गया खुद को नहीं पता चला। और जल्दी मैं मॉन्स्टर किंग ओरिची के जितना पावरफुल हो जाऊंगा। वो अपनी जोश से चाइल्ड एम्परर को मारने जाता है, लेकिन उसके सामने एक शील्ड आ जाती है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि तुम जब तक बात कर रहे थे, इतनी देर में मैंने शील्ड को सेट कर दिया था। ये पन्नी जितनी ही पतली होती है, जिसे मैं अपने बैग में ही रख सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ज़िंदा ले जाऊँगा अपने साथ, पर तुमने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया है। तभी उसके बैग में से कुछ हथियार निकलते हैं, जिनसे वो फिनिक्स मैन की बैंड बजा देता है। इधर वागमा की जेल के बाहर कुछ मॉन्स्टर बैठे हुए थे, और उसकी जेल के अंदर एक मेंढक उछलते हुए आता है, जो कि उसके मुँह से चिपक जाता है। तभी उसके कमरे के आसपास पॉइज़न गैस भर जाती है, जिसे सूंघने से सारे मॉन्स्टर बेहोश हो जाते हैं, और चाइल्ड एम्परर जेल को काटकर वागमा के पास आ जाता है। और वो मेंढक वाला मास्क भी उसी ने भेजा था। पर तभी जेलीफिश आके चाइल्ड एम्परर पर हमला कर देता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर अपनी शील्ड से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी लेज़र वाली तलवार से जेलीफिश को काट देता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइज़न गैस का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जेलीफिश बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। किसने सोचा था कि एक एस क्लास हीरो को हराना इतना ज़्यादा आसान होगा? पर तभी वो देखता है कि चाइल्ड एम्परर उसके अंदर पेट्रोल भर रहा था, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है, और वागामा को लेकर वो यहाँ से जाने लगता है। वागामा कहता है कि तुमने आने में कितनी देर कर दी। चाइल्ड एम्परर को महसूस होता है कि आगे कोई मॉन्स्टर है, तो वो पहले अपनी रिमोट कंट्रोल टैंक को आगे भेजता है, जिसे वो मॉन्स्टर तुरंत ही तबाह कर देता है। ये मॉन्स्टर था मशीन गॉड G5। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि ये एक रोबोट है, तो वो उसे करंट लगा के उसे बंद करने का सोचता है, लेकिन G5 अपनी तलवार से उसके डिवाइस को काट देता है, और इन दोनों की तरफ बढ़ने लग जाता है। चाइल्ड एम्परर अब अपने 3 रोबोट डॉग्स को बाहर निकालता है, और वो आपस में मिलकर एक बड़े रोबोट बन जाते हैं। चाइल्ड एम्परर अब मिसाइल फायर करके G5 को चिपका देता है, और वो रोबोट डॉग उस पर हमला करने लग जाते हैं, और चाइल्ड एम्परर वागमा को लेकर वहाँ से भाग जाता है, और वो सोचता है कि अभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अभी उसका मिशन केवल वागमा को सेफ जगह पहुँचाना है, और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि चाइल्ड एम्परर ने वागामा को आज़ाद कर लिया था। वागामा चाइल्ड एम्परर से पूछता है कि वो उस रोबोट G5 से लड़ने के लिए रुका क्यों नहीं। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मॉन्स्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उससे लड़ने में काफ़ी समय जाता, और अभी मॉन्स्टर से लड़ने जितना टाइम नहीं है। वागामा पूछता है, लेकिन मॉन्स्टर को हराना ही तो हीरोज़ का काम है ना। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हें सुरक्षित ऊपर पहुंचाना मेरा मिशन है, और ये टाइम लड़ने का नहीं है। भागते हुए वागमा थक जाता है। रास्ते में उन्हें फिनिक्स मैन की बॉडी भी मिलती है, जिसे देख के वागमा डर जाता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि डरो मत, मैंने उसे पहले ही मार चुका है, मतलब उससे पहले ही मार चुका हूँ मैं। वागामा बोलता है कि ये देखने में तो डंकन बट जैसा है। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि ये कोई फेमस कैरेक्टर है क्या। वागामा बोलता है कि ये एक पुरानी कॉमेडी शो मैस्कॉट में, जिसमें डंकन वर्ड मोटी बुद्धि का होता है, और वो हमेशा मरता रहता है, लेकिन वो काफ़ी मोटी चमड़ी का है, तो वो अगले एपिसोड में फिर से ज़िंदा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन चाइल्ड एम्परर की थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है।
वागामा कहता है कि ये तो सिर्फ टीवी शो में हुआ करता था। ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि मॉन्स्टर्स का कोई ठिकाना नहीं होता। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो मॉन्स्टर बनते कैसे हैं। क्या पता फिनिक्स मैन जिसने बर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर जैसा ही हो। और तभी इनके पीछे फिनिक्स मैन की बॉडी चमकने लगती है और वो वापस से ज़िंदा हो जाता है। वो बोलता है कि गैरो गैरो ने कहा था कि तुम्हें मौत को छू के वापस आना होगा, यही सीक्रेट है एक मॉन्स्टर के पावरफुल होने का। हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन अब बिल्कुल ही अलग दिख रहा था और उसका थ्रेट लेवल अब बढ़ के ड्रैगन हो गया था। चाइल्ड एम्परर अब अपनी शॉटगन निकाल कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिनिक्स मैन अपनी हीट ब्लास्ट से उसकी गोलियों को जला देता है और चाइल्ड एम्परर खुद को और वागामा को अपने छाते वाली शील्ड से बचा लेता है और वागामा को शील्ड के अंदर रहने के लिए बोलता है और फिनिक्स मैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिनिक्स मैन फिर से उस पर अपना चोंच वाला अटैक करने जाता है और इस बार वो चाइल्ड एम्परर की सारी शील्ड भी तोड़ देता है और चाइल्ड एम्परर को दूर फेंक देता है। फिनिक्स मैन अपनी ये नई पावर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो मुझसे ऊपर कोई भी नहीं, मैं नंबर 1 हूँ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चाइल्ड एम्परर रोने लग जाता है तो फिनिक्स मैन कहता है कि रोना बंद करो, इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारूंगा कि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी पर रो रहा हूँ, क्योंकि तुम तो टॉप रैंकर भी नहीं हो, फिर भी मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अब इतनी जल्दी अपना अल्टीमेट वेपन इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाइल्ड एम्परर अब एक बड़ा सा मेटल का आर्मर पहन लेता है और फिनिक्स मैन को ज़ोरदार लात मारता है। चाइल्ड एम्परर को लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उसने अपने आर्मर के पार्ट्स अंडरग्राउंड छुपा दिए थे और एकदम ऑप्टिमस प्राइम लग रहा था। वागम्मा बोलता है कि तुम्हारे पास ये था तो तुम्हें सबसे पहले इसे इस्तेमाल करना चाहिए था। फिनिक्स मैन मन में कहता है कि बच्चे की बात में दम है, वागम्मा को आज़ाद करते ही तुम्हें ये पहन लेना चाहिए था और यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब इस आर्मर की कोई तो बड़ी कमज़ोरी होगी। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे एक बारी में ही ख़त्म करना होगा। तभी फिनिक्स मैन उड़कर यहाँ से जाने लगता है तो चाइल्ड एम्परर उसके पीछे पड़ जाता है और मिसाइल से उस पर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स बच जाता है। उसके बाकी अटैक्स का भी फिनिक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिनिक्स मैन अब उसके आर्मर पर अटैक करने लगता है। चाइल्ड एम्परर अपने छोटे छोटे ड्रोन्स बाहर निकालता है तो फिनिक्स मैन उनके अटैक्स को ऑब्जर्व करके ही उन्हें जला देता है। चाइल्ड एम्परर अब उस पर ब्लेड से हमला करता है और मन में सोचता है कि मुझे इसे जल्दी से हराना होगा, क्योंकि 3 मिनट में सूट की पावर ख़त्म हो जाएगी। और फिनिक्स मैन भी समझ जाता है कि ये आर्मर ज़्यादा देर तक नहीं कर काम नहीं कर सकता है। फिनिक्स मैन अब वागमा की शील्ड पर अटैक करने लगता है, जिससे वो टूटने लग जाती है। चाइल्ड एम्परर उसे उठा लेता है और फिनिक्स मैन पर फायर करने लगता है। फिनिक्स मैन मन में सोचता है कि मैं छुप कर ही इस पर मिसाइल से अटैक करता रहूँगा और जब इसके सूट की पावर ख़त्म हो जाएगी तब इसे मार दूँगा। लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर उसके पीछे आ जाता है और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से अटैक कर देता है, जो कि 100 गुना ज़्यादा मजबूत थी। वो अब फिनिक्स मैन को ज़ोरदार मुक्का मारता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसे पकड़ लेता है और उसे जलाने लगता है। चाइल्ड एम्परर अब उस सूट की पूरी पावर एक पंच में डाल देता है। वो उसे अपने साथ उड़ाते हुए बहुत दूर ले जाने लगता है और सोचता है कि मैं इसे किसी दूसरे हीरो के पास ले जाऊंगा और फिर दोनों मिलकर फिनिक्स मैन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वो फिनिक्स मैन को लेकर उसी झरने वाले कमरे में जाता है जहाँ पर फ्लैशी फ्लैश था। उसे लगा था कि यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश है, पर फ्लैश तो यहाँ था ही नहीं। वो कहीं और ही रास्ता भटक रहा था। यहाँ पर सिर्फ उसका ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। चाइल्ड एम्परर को लगता है कि कहीं फ्लैशी फ्लैश मर तो नहीं गया। वो देखता है कि फिनिक्स मैन वापस से ज़िंदा हो गया है और इस बार वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। वागमा चाइल्ड एम्परर से कहता है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, पर चाइल्ड एम्परर कहता है कि हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। फिनिक्स मैन मन में बोलता है कि टीवी शो कैंसिल होने के बाद वो डॉन्कन बर्ड का कॉस्ट्यूम उतार नहीं पा रहा था। हर दिन ये अपनी इंसानियत खोता गया। वो कॉस्ट्यूम उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसे और उसकी कॉस्ट्यूम को बहुत बार मारा गया, लेकिन अब वो सबसे पावरफुल है। फिनिक्स मैन पर चाइल्ड एम्परर का अटैक का कोई असर नहीं होता है और वो उसके सूट का हाथ तोड़कर वागामा को वापस ले लेता है और बोलता है कि मैं इसे वापस ले रहा हूँ और जा रहा हूँ। वो चाइल्ड एम्परर से कहता है कि तुम हार चुके हो, तुम अपनी तारीफ सुनने के लिए हीरो बने होंगे, पर अब हार मान लो, मैं तुम्हारे लेवल से कई ज़्यादा ऊपर हूँ। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं कभी दिखावे के लिए हीरो नहीं बनता। फिनिक्स मैन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम हार मान जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं उस लड़ाई में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता जिसे मैं जीत नहीं सकता। वो मन में सोचता है कि इसकी पावर
स्पीड और आर्मर काफ़ी अच्छे हैं। इसे ये भी पता है कि मेरे सूट की लिमिट ख़त्म होने वाली है, लेकिन मेरे पास अभी भी मौका है। फिनिक्स मैन अब चाइल्ड एम्परर को शुक्रिया करता है उसे इतना पावरफुल बनाने के लिए। वो अब अपनी एक नई पावर का इस्तेमाल करता है। असल में इनके नीचे कई सारे मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हुई थी। फिनिक्स मैन उन लाशों को ज़िंदा कर देता है जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह चाइल्ड एम्परर के सूट पर अटैक करने लगते हैं। फिनिक्स मैन कहता है कि अब मैं इमॉर्टल फिनिक्स बन चुका हूँ। हाँ, मैं अपनी लाइफ एनर्जी को अब बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिससे कि बाकी लोग ज़ॉम्बी की तरह ज़िंदा हो गए हैं। उसे खुद नहीं पता उसने ये कैसे किया। चाइल्ड एम्परर इन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और फिनिक्स मैन को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब उसे बेइज्जत करके टीवी शो से निकाल दिया गया था। फिनिक्स मैन अब उड़कर यहाँ से जाने लगता है, तो वो खुद को गॉड समझ रहा था, क्योंकि ऐसी पावर तो गैरो गैरो और ओरोची के पास भी नहीं है। तभी उसके सामने चाइल्ड एम्परर के ड्रोन्स आ जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ी सी ड्रिल बनाते हैं और फिर से उस पर अटैक कर देते हैं। चाइल्ड एम्परर के सूट में बस अब 10 सेकंड की पावर बची हुई थी। वो अपने सूट से कहता है कि सारी पावर इस एक अटैक में डाल दे। वो अपने लिए एक नया हाथ मंगवाता है और फिर उससे कामेहामे वाला अटैक करता है, जिससे फिनिक्स मैन बुरी तरीके से जल जाता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अंडरग्राउंड से निकलता हुआ आसमान तक चला जाता है। इस अटैक में चाइल्ड एम्परर का सूट भी ख़राब हो गया था और उसकी पावर भी ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है कि उसे दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं बाकी हीरोज़ का क्या हाल हुआ होगा, पर तभी वो देखता है कि इतना बड़ा अटैक करने से भी फिनिक्स मैन हार नहीं माना था। वो बोलता है कि तुमने मेरी कॉस्ट्यूम जला दी, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि अब तो सच में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े अटैक से भी फिनिक्स मैन को कुछ नहीं हुआ। फिनिक्स मैन बोलता है कि तुमने मेटल नाइट को देखा है ना, मॉन्स्टर एसोसिएशन की टैग टीम अब तुम्हारे ही सारे हथियारों को निकाल लेगी, तो अब सीधा तुम मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। चाइल्ड एम्परर उसे मना कर देता है क्योंकि उसका बैकअप बस आने ही वाला है। फिनिक्स मैन अब उस पर अपनी चोट से अटैक कर जाता है और उसके सूट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे चाइल्ड एम्परर अपने सूट से बाहर निकल कर गिर जाता है। फिनिक्स मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम रोबोट के अंदर छुप कर बच जाओगे, अब बारी है तुम्हें सज़ा देने की। और तभी ज़ोर-ज़ोर से वो हँसने लगता है। वागामा पूछता है कि इसे क्या हुआ? चाइल्ड एम्परर कहता है कि ये मेरा गुदगुदी वाला रोबोट है। जब ये अपनी चोंच मारने आया था, तब मैंने उसी के कॉस्ट्यूम में ये डाल दिया था। ये उसे तब तक गुदगुदी करता रहेगा जब तक ये मर ना जाए। डॉनकनबर्ट भले ही मोटी बुद्धि का है, लेकिन अंदर से काफ़ी सेंसिटिव है। फिनिक्स मैन अब गुस्से में अपनी कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और यही चाइल्ड एम्परर का प्लान था। बाकी कॉस्ट्यूम अब चाइल्ड एम्परर खुद अपने हाथों से फाड़ने लगता है। खैर, हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन ने गलती से फ्लेम और विंड को भी जिंदा कर दिया था। दूसरी तरफ साइतामा भी उसी जगह पर घूम रहा था और वो सोचता है कि पहले यहाँ इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और अब यहाँ पानी भी टपकने लगा। तभी उसे फ्लेम और विंड सामने से भागते हुए नज़र आते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वो तो फ्लैश से लड़ रहे थे और अब नंगे कैसे हो गए। उसके पीछे ज़रूर फ्लैश का ही हाथ होगा। तभी उन्हें सामने साइतामा दिखाई देता है। वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन साइतामा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लेम और विंड कहते हैं कि पहले तो हम उस फ्लैशी फ्लैश को मारना चाहते हैं, तो तुमसे बाद में निपटेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। साइदामा सोचता है कि ये अंडरग्राउंड में नंगे क्यों दौड़ रहे हैं। इधर चाइल्ड एम्परर ने फिनिक्स मैन की पूरी कॉस्ट्यूम निकाल दी थी, तो अब उसकी पावर भी चली गई होगी और ये वापस से ज़िंदा नहीं होगा। वागामा बोलता है कि एस क्लास हीरो होकर भी तुम्हारी हालत तो पतली हो गई थी, मैं तो डर ही गया था। चाइल्ड एम्परर सबको बताता है कि उसने वागामा को ढूंढ लिया है और वो उसे लेकर ऊपर जा रहा है। बाकी हीरोज़ मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते रहे और ध्यान रहे कि दुश्मन खतरनाक हो सकता है। तभी उसे ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है, जो कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारे बिना हम ये नहीं कर सकते थे। तो सबकी तरफ से वो चाइल्ड एम्परर को थैंक यू बोलता है। चाइल्ड एम्परर अब वागमा से बोलता है कि तुमसे पूछना भूल गया, मॉन्स्टर ने सिर्फ तुम्हें ही किडनैप किया था ना। वागामा उसे टेरियो के बारे में कुछ नहीं बताता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 10 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारते जा रहा था। एक टेंटिकल मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन के हाथों में छेद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उसे गोली मार देता है। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वो लड़ाई के लिए बना ही नहीं है, बल्कि उसे तो अंडरकवर वाला काम अच्छा ज़्यादा लगता है। कुछ और मॉन्स्टर उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन उन सबको ख़त्म कर देता है। कुछ देर आगे चलने पर उसे बड़ा सा दरवाज़ा मिलता है, जिसे खोलकर ज़ॉम्बी मैन अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक बेड लटका हुआ दिखाई देता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस मॉन्स्टर का नाम था वैम्पायर
और इसका थर्ड लेवल डीमन था। इनकी लड़ाई देखने के लिए बाकी मॉन्स्टर भी जमा हुए थे, बल्कि वो तो चाह रहे थे कि लड़ाई में वैम्पायर मारा जाए। वैम्पायर कहता है कि ये सब मुझसे जलते हैं साले। बाकी मॉन्स्टर्स कहते हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ो और तुम में से जो भी बचेगा उसे हम सब मिलकर मार देंगे। वैम्पायर पूछता है कि क्या तुम एस रैंक हीरो हो, तुम्हारा नाम क्या है। ज़ॉम्बी मैन अब तुरंत ही उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर पहले ही उसके पीछे आकर उसे काट लेता है। वो ज़ॉम्बी मैन का खून पीने लगता है, लेकिन उसका स्वाद वैम्पायर को बहुत ही बेकार लगता है। सबको लगता है कि ज़ॉम्बी मैन मर गया, लेकिन ज़ॉम्बी मैन वापस से खड़ा होता है। वैम्पायर बोलता है कि मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का अकेला असली मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज भी वैम्पायर हुआ करते थे। ज़ॉम्बी मैन फिर से उसे गोली मारता है, लेकिन वैम्पायर उन गोलियों को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और उन्हें वापस से फेंक के ज़ॉम्बी मैन को मार देता है। और बाकी लोगों से कहता है कि मेरे लिए तालियां बजाओ, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ज़ॉम्बी मैन फिर से उठ गया था। वैम्पायर कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, वो गोलियां तो तुम्हारे सिर के आर पार हो गई थी और मैंने तुम्हारे गले पर भी काटा था। कहीं तुम वो हीरो तो नहीं हो जिसे सब लोग अमर कहते हैं। समझ गया, जैसे ये लोग सब नकली मॉन्स्टर है, वैसे ही तुम भी नकली इंसान हो। गाइस, असल में ज़ॉम्बी मैन की पावर यह है कि उसकी सारी चोटें तुरंत ही ठीक हो जाती है। वैम्पायर उसकी रीजनरेशन एबिलिटी की तारीफ करता है और दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। ज़ॉम्बी मैन अपनी तलवारें भी निकाल लेता है, लेकिन वैम्पायर को वो छू भी नहीं पाती। वैम्पायर लात मार के उसकी गर्दन पीछे घुमा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी मैन फिर से गोली चलाता है जो वैम्पायर को जा लगती है। ये देखकर एक मॉन्स्टर उस पर हंसने लग जाता है, तो वैम्पायर उसे बीच में से ही फाड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, रीजनरेशन की पावर सिर्फ तुम्हारे पास ही है। और वैम्पायर की भी चोट ठीक हो गई थी। वैम्पायर कहता है कि रीजनरेशन की भी कोई लिमिट होती है, तो तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो अपने बहुत सारे बैट्स को ज़ॉम्बी मैन के ऊपर छोड़ देता है, जो उसे काटने लगते हैं। वो अपने आसपास के मॉन्स्टर का भी खून पीने लगता है ताकि उसका शरीर जल्दी से ठीक हो जाए। वो ज़ॉम्बी मैन की तरफ देखता है जैसे कुछ नहीं हुआ था। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि चलो अब इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं, और वो अपनी कुल्हाड़ी से वैम्पायर पर हमला कर देता है। करीब 30 मिनट बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वैम्पायर बोलता है कि मैंने तुम्हें कई बारी मारा है, तुम मरते क्यों नहीं। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हाँ, तुमने मुझे 200 बार हराया है और मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार। बाकी मॉन्स्टर बात करते कि वैम्पायर सच में हार गया, ये कितना बड़ा मूर्ख था। इस लड़ाई में ज़ॉम्बी मैन बहुत ज़्यादा थक गया था, जो देखकर बाकी मॉन्स्टर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, अब तो हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे। पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन वहाँ से भाग नहीं रहा था, बल्कि दरवाज़ा बंद करने गया था और फिर ज़ॉम्बी मैन उन सब पर अटैक कर देता है। गाइस, इस एपिसोड का जो एनिमेशन है इतना बेकार है कि इस फाइट को दिखाया ही नहीं गया है। थोड़ी देर में ज़ॉम्बी मैन बाहर निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल था और उसे पूरा ठीक होने में कुछ मिनट्स लगेंगे, तो वो थोड़ा सा आराम करने बैठ जाता है। तभी उसे चाइल्ड एम्पायर का मैसेज सुनाई देता है, जो बोलता है कि मैंने वागमा को ढूंढ लिया है और मैं उसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ। बाकी लोग दुश्मनों का ध्यान भटकाते रहो। और ज़ॉम्बी मैन उसे सबकी तरफ से शुक्रिया बोलता है। ठीक होने पर ज़ॉम्बी मैन वापस चल पड़ता है। दूसरी तरफ हम बिग गॉड को देखते हैं। उसके सामने बिग ईटर नाम का एक मॉन्स्टर आता है, जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती और वो कुछ भी खा सकता है। वो पिग गॉड को भी खाने के लिए अपना मुंह आगे करता है। इधर एटॉमिक समूरा के स्टूडेंट भी अलग थे। उनके सामने वही प्राइवेट गार्ड्स आते हैं जिन्हें नारंगी ने भेजा था, पर अब उनका 2S ने ब्रेन वॉश कर दिया है। लियोन कहता है कि हमें इन्हें बिना चोट पहुंचाए बेहोश करना पड़ेगा। 2S बोलती कि इन मूर्खों को भी अपना गुलाम बना लूँगी। वो गार्ड्स को अटैक करने के लिए बोलती है, जो गोली चलाने लगते हैं, लेकिन लियोन अपनी तलवार से उन गोलियों को रोक लेता है और फिर उस आदमी का बैटल सूट खराब कर देता है। लेकिन फिर भी वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उन तीनों को घेर लेते हैं और 2X उन पर अपने हंटर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस चाबुक को कोई अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये था अमाई मास्क। वो समझ गया था कि ये अपने चाबुक से लोगों को अपने वश में करती है। ये चाबुक जिस पर भी पड़ती है वो इस मॉन्स्टर के गुलाम बन जाते हैं। वो एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट से बोलता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कहीं और चले जाओ। इस मॉन्स्टर को मैं संभालता हूँ, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं किसी और के वश में आ जाऊँ। लियोन और बाकी लोग माई मास की बात मानते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। 2S बोलती कि अच्छा हुआ हम मिल गए, मैं असल में तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हम दोनों कहीं कोने में चले। ये कहकर वो अपना मास्क हटा देती है और गंदी शक्ल देख के एमाई मास्क और भी गुस्सा हो जाता है। इधर लियोन और बाकी लोग कहते हैं कि उसके पास ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है। तो लियोन कहता है कि क्या पता, उसके पास कोई हुक्म का इक्का तो होगा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। इधर एमाई मास्क एक ही झटके में सभी गार्ड्स को हरा देता है
और उस पर 2x की चाबी का भी असर नहीं होता है, जो देख के 2x पहले ही हार मान लेती है और कहती है कि तुम इंसान नहीं हो। और माई मास्क बोलता है कि मॉन्स्टर को मरना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ लियोन और बाकी लोग देखते हैं कि पिग गॉड ने उस मॉन्स्टर को ही उठा के खा लिया होता है, जो पिग गॉड को ही खाने की बात कर रहा था। तभी उनके नीचे की ज़मीन का फ्लोर कोई काट देता है और ये लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे वाले कमरे में जाते ही उन्हें मेलोंग हियोर नाम का एक मॉन्स्टर दिखता है, जिसका थर्ड लेवल डीमन है। कमाई ताची उस पे अपनी फ्लाइंग शॉट से अटैक करती है, लेकिन मेलोंग अपने बालों से उस अटैक को रोक लेता है। इस मॉन्स्टर की पावर उसके बालों में ही है। वो अपने बालों से इन तीनों हीरोज़ के हथियार को पकड़ लेता है। और भाई साहब, इस एनिमेशन को कितने घटिया तरीके से दिखाया गया है, मतलब चेहरे की पीएनजी को हिला दिया गया है बस। लियोन अब एटॉमिक समुराई के बारे में सोचने लगता है। लियोन ने पूछा कि अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन में कोई ऐसा मॉन्स्टर मिल जाए जो बहुत खतरनाक हो, जिसे कोई इंसान हरा ना सके, तो आप क्या करोगे मास्टर? तब एटॉमिक समुराई ने कहा था कि मुझे इंसान की लिमिट से भी ऊपर जाना होगा। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और ये तीनों हार नहीं मानते और मेलोंग के सारे बाल काट देते हैं। इसे हराने में इन तीनों की हालत ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई भी अकेले मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी उसके सामने 100 डीमन चॉपर अपर आता है, पर एटॉमिक समुराई तुरंत ही उसके टुकड़े कर देता है। एटॉमिक समुराई पूछता है कि कोई और बाकी है, तो एक मॉन्स्टर हाथ ऊपर करता है। यह था मशीन गॉड G5, जिसने एटॉमिक समुराई को लड़ते हुए देख लिया था और वो भी अब उसकी तरह तलवारबाजी कर सकता है। तो दोनों लड़ना अब स्टार्ट कर देते हैं। एटॉमिक समुराई बोलता है कि आजकल खिलौने काफ़ी अच्छे बनने लगे हैं। मैं भी तुम जैसा एक ऑनलाइन खिलौना ऑर्डर करूँगा ताकि मेरे स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस कर सके। G5 कहता है कि मेरी असली पावर सिर्फ दूसरों को कॉपी करना नहीं, बल्कि उन्हें अपग्रेड करना भी है। मैं एक रोबोट हूँ। वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से हमला करता है, लेकिन एटॉमिक समुराई उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन G5 का कोर बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिसे एटॉमिक समुराई काट नहीं पाया था। तो G5 यहाँ से भाग जाता है। एटॉमिक समुराई सोचता है कि सपोर्ट टीम भी इसे संभाल लेगी। दूसरी तरफ हम टेरियो को देखते हैं, जिसके पीछे एक छोटा सा मॉन्स्टर पड़ा था। वो उसे कहता है कि ये बच्चे रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मार दूंगा, वो भी तुरंत। तभी एटॉमिक समुराई यहाँ आ जाता है और टेरियो यहाँ से भाग निकलता है। छोटू मॉन्स्टर कहता है कि तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 11 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम चाइल्ड एम्परर और वागमा को देखते हैं। वागमा चाइल्ड एम्परर से पूछता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे मेरे डैड तक ले जाओगे नहीं? चाइल्ड एम्परर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ उतनी दूर तक नहीं चल सकता, लेकिन ऊपर और भी हीरोज़ है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वागमा कहता है कि वो हीरोज़ एस क्लास के नहीं हैं क्या? चाइल्ड एम्परर बोलता है कि तुमने मुझे फाइट करते देखा है ना, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। मुझे वापस जाकर अपने साथियों की मदद करनी है। मुझे उनकी चिंता है क्योंकि उन्हें साथ मिलकर काम करना नहीं आता, तो किसी को तो उन्हें लीड करना होगा। वागमा बोलता है कि तुम लीडर हो, पर तुम तो बच्चे हो और वो सब बड़े हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है कि अभी उस बारे में बात करने का समय नहीं है। वैसे मैं अपनी क्लास का भी मॉनिटर हूँ, पर मैं उतना स्कूल जाता नहीं। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है और वो वागमा से कहता है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऊपर जाकर चाइल्ड एम्परर सबको बताते हैं कि मैं वागमा को सपोर्ट टीम के पास ले आया हूँ और हमारा रेस्क्यू मिशन पूरा हो गया है। लेकिन कोई भी दूसरा हीरोज़ उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मैंने सबको बताया तो था कि ट्रांसमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेकिंगर कहता है कि हो सकता है वो लोग सब लड़ने में बिजी हो। तभी उसे ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है और हमारी मास्क का भी, जो बोलता है कि यहाँ मॉन्स्टर उतने भी खास नहीं है। पिग गॉड भी बोलता है कि अभी अपना खाना पचा रहा हूँ। उसके बाद उन्हें एटॉमिक समुराई का मैसेज सुनाई देता है, जो बोलता है कि यहाँ मुझे एक बच्चा मिला है। जो सुन चाइल्ड एम्परर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने वागमा से पहले ही पूछा था कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और बंदी तो नहीं है, और वागमा ने मना कर दिया था। वागमा अब माफ़ी मांगता है कि मैं खुद की जान बचाना चाहता था। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मुझे वापस नीचे जाना होगा। वो सपोर्ट टीम से कहता है कि वागमा का ध्यान रखें, और सकिंगर कहता है कि तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें वापस नीचे जाना चाहिए। हम यहाँ वागमा को बचाने आए थे और हमारा मिशन पूरा हुआ। पर चाइल्ड एम्परर उसे गुस्से से घूरने लगता है, ये जानते हुए भी कि एक बच्चा नीचे फंसा हुआ है। ये लोग उसे छोड़ के नहीं जा सकते। बाकी सपोर्ट टीम भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है, पर चाइल्ड एम्परर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक हीरो सोचता है कि मुझे भी एक दिन एस क्लास के लेवल तक पहुंचना है। इधर एटॉमिक समुराई के सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर आ गया था, जिसका नाम ब्लैक स्पम और इसका थर्ड लेवल ड्रैगन है। वो बोलता है कि तुमने मुझे काटने की कोशिश की, तुम मुझसे लड़ने का तो नहीं सोच रहे हो?
तो तुम हो एटॉमिक समुराई, तुम्हारे बारे में गैरो गैरो ने बताया था, तुम दिखने में तो कुछ खास नहीं लगते। एटॉमिक समुराई बोलता है कि मेरे पास तुम जैसे के लिए फालतू टाइम नहीं है। तो ब्लैक स्पैम कहता है कि तुम मुझे हल्के में समझ रहे हो क्या, और वो अपने एक हाथ को बहुत बड़ा कर देता है। एटॉमिक समुराई एक ही बार में उसके हाथ के दो टुकड़े कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम जैसे ना जाने कितनों को काटा है। पर तभी वो देखता है कि इस कटे हुए हाथ से एक और ब्लैक स्पैम बन गया था। असल में इस मॉन्स्टर की यही पावर है कि इसे जितनी बार काटा जाएगा, इसके उतने ही रूप हो जाते हैं और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। एटॉमिक समुराई कहता है कि फिर तो एक साथ तुम सबको काट दूंगा। वो अब अपनी तलवार से मॉन्स्टर को अनगिनत टुकड़े कर देता है, लेकिन वो जितनी बार भी उस मॉन्स्टर को काट रहा था, वो उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो रहा था। एटॉमिक समुराई अटैक करता रहता है और देखते ही देखते वो पूरा कमरा ब्लैक स्पैम के क्लोन से भर जाता है। एक क्लोन बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ और एक मुक्का एटॉमिक समुराई को मारता है, जिससे एटॉमिक समुराई की हालत खराब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक क्लोन में इतनी जान है और उसे इस मॉन्स्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और वो सारे क्लोन अब एटॉमिक समुराई पर हमला कर देते हैं और उसकी धुलाई करने लगते हैं। वो कहता है कि गैरो गैरो ने इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि तुम बस तलवार से लड़ते हो और मुझे जितना काटोगे उतना ज़्यादा ही हो जाऊंगा। एटॉमिक समुराई बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें दफना देता हूँ। और वो ऊपर की छत इन क्लोन्स के ऊपर गिरा देता है। ये आवाज़ इधर ज़ॉम्बी मैन को सुनाई देती है और वो सोचता है कि पता नहीं बाकी लोग कैसे होंगे। तभी उसके पीछे होमलेस एम्पायर नाम का एक मॉन्स्टर आता है। उसका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। ये बोलता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता हो रही है क्या। ज़ॉम्बी मैन को यकीन नहीं होता कि ये मॉन्स्टर उसके पीछे कब आ गया। ज़ॉम्बी मैन कुछ करे उससे पहले होमलेस उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है और बोलता है कि शायद वो सब ऐसे ही मारे गए हैं एक ही झटके में। कितनी शर्म की बात है। मैंने हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट चेक की थी और सारे एस रैंक हीरोज़ को मैं अकेला ही मार सकता हूँ। पर वो तभी देखता है कि ज़ॉम्बी मैन वापस से रीजनरेट हो गया था और वो गुलाड़ी लेके होमलेस पर अटैक करता है, लेकिन होमलेस वापस ज़ॉम्बी मैन के सिर पर ब्लास्ट कर देता है। तभी उसकी एक गोली होमलेस की तरफ आती है, लेकिन अपनी एनर्जी से वो उसे भी रोक देता है। ज़ॉम्बी मैन अब अपने पास एक गन निकाल कर शूट करता है, लेकिन होमलेस बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट कर सब कुछ तबाह कर देता है और बोलता है कि तुम कैसे हीरो जो मरने के बाद भी हार नहीं मान रहे हो। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि मुझे किसी आर्मर और शील्ड की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सुपर पावर और ना ही बड़ा हथियार। बस मेरी एक खासियत है कि मैं मरता नहीं। ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही स्ट्रांग है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे अटैक कर लेते हो। होमलेस बोलता है कि अब मैं समझ गया कि तुम्हें ज़ॉम्बी मैन क्यों कहा जाता है। तुम मेरी पावर का सीक्रेट जानना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी पावर मुझे कहाँ से मिली। वो बताता है कि करीब 1 महीने पहले तक मैं एक पार्क में रहता था। मैंने अपनी जॉब खो दी थी और मुझे घर से भी लात मार के निकाल दिया गया था। नए एम्प्लॉयज़ की वेलकम पार्टी में मुझे मेरे बॉस ने नंगा नचवाया था और फिर उसी वजह से मुझे अगले दिन निकाल दिया गया। मैं एक पार्क में पड़े-पड़े आसमान को देख रहा था और सोचता था कि मेरा घर ये पूरी पृथ्वी ही है। और फिर उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगता है, जो अपने फ़ायदे के लिए पृथ्वी का बुरा हाल कर रहे थे। इस बात का उसे इतना बुरा लगा कि वो खुद ही मिट्टी में मिल जाना चाहता था और मरने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसके सामने कोई प्रकट हुआ। यह गॉड था। गॉड ने कहा कि तुम सही हो, इंसान मूर्ख है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा और तुम जानते हो कि तुम्हें इस पावर का क्या करना है। यानी कि होमलेस एम्पायर को ये डिवाइन पावर गॉड ने दी है, क्योंकि वो जान गया था कि इंसान पृथ्वी के लिए हानिकारक है और अब समय आ गया है कि वो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान ही मिटा दे। ज़ॉम्बी मैन सोचता है कि अरे यार, इसकी कहानी तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, मैं पूरी तरह रीजनरेट भी नहीं हो पाया। वो इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी सच में गॉड ही था, उसके पास कोई आईडी थी क्या। होमलेस बोलता है कि गॉड को पहचान की ज़रूरत नहीं होती और मैं तुम्हारी बक बक सुन ली है। अब समय आ गया है, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। क्या दूसरी तरफ हम साईदामा को भी देखते हैं, जिससे बार बार धमाकों की आवाज़ आ रही थी। वो सोचता है कि इन धमाकों के बीच में उसकी बिल्डिंग न टूट जाए। इधर हम देखते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर्स पूरी पूरी प्रिजनर्स पर अटैक करने में लगे थे, पर उसे कोई असर नहीं हो रहा था। पता नहीं इसका शरीर इतना मजबूत कैसे है। पूरी पूरी कहता है कि मैं दर्द में भी प्यार देखता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं होता और ये मेरी टेक्निक का नाम एंजल है। और सारे मॉन्स्टर इससे दूर भागने लगते हैं, पर तभी उसके सामने वैक्यूम नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसका थर्ड लेवल डीमन है। ये बोलता है कि तुम लोग ऐसे भाग नहीं सकते हो। तो मॉन्स्टर कहते हैं कि इतना शौक है तो तुम खुद उससे अकेले लड़ लो। वैक्यूम बोलता है कि ठीक है, पर मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। वो अपनी सूंड के अंदर इन सबको खींच लेता है। ये देख पूरी पूरी प्रिजनर को बुरा लगता है।
कि वैक्यूम ने अपने साथियों को ही मार दिया। वैक्यूम बोलता है कि वो इन लोगों की पावर तब तक इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो इन्हें पचा नहीं लेता, और फिर मैं सभी हीरोज़ को मार दूंगा। इतना कहकर वो पूरी पूरी पर बड़ा सा धमाका करता है। पूरी पूरी बोलता है कि उन सब हीरोज़ को हराना इतना आसान नहीं है। मैं भी एक एस क्लास हीरो हूँ, लेकिन उनकी पावर्स के सामने तो मैं भी एक आम आदमी हूँ। तो अपना मुंह चलाना बंद करो और पहले मुझे हरा के दिखाओ। वैक्यूम उस पर और भी अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा शरीर तो हार मान रहा है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही है। तुम्हारा मन भले ही मजबूत हो, लेकिन तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो क्या करोगे। पूरी पूरी कांपते हुए एक खंभे में अपनी उंगली लगाता है और पूरी की पूरी दीवार ही धूल बन के गिर जाती है। जो देख वैक्यूम हैरान था। पूरी पूरी बोलता है कि मेरे लव ने एक नए स्टाइल को जन्म दिया जिसका नाम है वाइब्रेशन एंजल। अब वो भाग के आता है और वैक्यूम पर मुक्के मारने लगता है और उसे ख़त्म कर देता है। वैक्यूम के मरते ही उसके अंदर से वो सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं जिन्हें उसने निगला था। कैटफिशमैन माइको को उठा के यहाँ से भागने लगता है। तो वो बोलती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो गैरो गैरो और ओरोची हमारे साथ क्या करेंगे। तो कैटफिशमैन कहता है कि किससे फ़र्क पड़ता है, वैसे भी इस तरफ कुछ बड़ा आ रहा है। उसे भूकंप जैसा कुछ महसूस हो रहा है। तभी पूरी पूरी को कुछ मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है। ये उसी के जेल वाले साथी थे जो अब मॉन्स्टर बन गए हैं। वो अब एक साथ पूरी पूरी की धुलाई करने लगते हैं। मॉन्स्टर कहते हैं कि तुम्हारे बाद हम वापस उसी जेल में जाएंगे और वहाँ के तुम्हारे सभी दोस्तों और गार्ड्स को मार देंगे। वो उन सबको याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है और वो उन्हें वापस ठीक कर देगा। तभी वहाँ पर न्यान उनके पीछे आ जाता है और बोलता है कि एक बार कोई मॉन्स्टर बन गया तो उसे वापस इंसान बनाना नामुमकिन है। वो पूरी पूरी को पंजे मार देता है जिससे वो घायल हो जाता है और बाकी काम वो अपने मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। पूरी पूरी वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूँगा। वो उस पर वापस हमला करता है, लेकिन उसकी बॉडी अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वो अब न्यान की तरफ हमला करने भागता है और उसे देख न्यान को अपने मालिक की याद आ जाती है जो उसे जबरन ही गले लगाया करती थी। खैर, न्यान दीवार में बने एक पतले से गैप से निकल जाता है और बोलता है कि मैं किसी और दूसरे हीरो से लड़ने जा रहा हूँ। पूरी पूरी भी अब उसके पीछे दीवार में घुस जाता है और उसका पीछा करने लगता है। ये लोग घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं। पूरी पूरी सोचता है कि बागी हीरो से लड़ने का सोच रहा है। इसे पता नहीं कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। बाद में इसे एहसास होगा कि पूरी पूरी तो कितना भला मनुष्य था। तभी वो पीछे देखता है कि उनकी भागदौड़ में उसके साथी कुचले गए थे। वो उनके लिए रोता और बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। दूसरी तरफ साइतामा उसके रोने की आवाज़ सुनता है और बोलता है कि ये भद्दी आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये जगह आखिरकार कितनी बड़ी है। मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। लगता है मुझे किसी मॉन्स्टर से पूछना होगा। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 12 में, जो कि इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम किंग को देखते हैं जो कि सिल्वर फैंग, बॉम्ब और फुबुकी के साथ यहाँ आ गया था और मन में सोचता है कि ये जगह बहुत डरावनी है और बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कोई भी मॉन्स्टर कहीं से भी आ जाएगा। तुम कहाँ हो साइतामा? फुबुकी किंग से पूछती है कि तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये जगह तो तुम्हें मामूली लग रही होगी। किंग कहता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है यहाँ मुझसे भी स्ट्रांग कोई हो। फुबुकी बोलती है कि तुम दुनिया के सबसे स्ट्रांग आदमी हो, फिर भी ऐसा सोचते हो। सिल्वर फैंग कहता है कि एक सच्चे योद्धा की पहचान यही होती है। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। जबकि किंग सच बोल रहा था। वो हमेशा लोगों को सच बताता है कि मैं खुद को हीरो नहीं मानता हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, पर लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। फुबुकी अब बोलते कि हमें अब दो ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए। दूसरी तरफ साइतामा कुछ और मॉन्स्टर से मिलते हैं, पर वो साइतामा को देखते ही शोर मचाने लगते हैं और पिग गॉड एक के बाद एक मॉन्स्टर को खाते ही जा रहा था। पर तभी दूसरा मॉन्स्टर पिग गॉड को खा ही जाता है। इसका नाम गम्स और इसका थ्रेड लेवल ड्रैगन था। पर तभी इसका पेट में हलचल होने लगती है और पिग गॉड इसके मुंह से बाहर आ जाता है और गम से लड़ने लगता है। इधर इंसेक्ट गॉड डार्क शाइन पर मुक्के की बारिश करे जा रहा था, लेकिन डार्क शाइन बस एक ही जगह पर खड़ा था। डार्क शाइन कहता है कि इंसेक्ट गॉड, जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कहा था कि तुम एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर हो जिसमें सभी इंसेक्ट की पावर है। मैं भी ऐसे दुश्मन की तलाश में था। इंसेक्ट की बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूत होती है क्योंकि पूरी बॉडी सिर्फ मसल से बनी होती है जिससे वो कभी थकते नहीं हैं। मुझे भी ऐसी ही परफेक्ट बॉडी चाहिए थी, लेकिन तुमसे मिलकर लगा कि तुम इतने भी खतरनाक नहीं हो और मैं काफ़ी निराश हो गया क्योंकि मेरी बॉडी तुमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और तीन हीरोज़ को तुम्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किंग, उसे गुस्सा दिलाया तो वो बुराई का नामो निशान मिटा देगा। टैर्नेडो
जो कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और तीसरा मैं। मुझे गुस्सा दिलाया तो मेरे मसल अपने आप ही काम करने लगते हैं। इंसेक्ट गॉड बोलता है कि तुम देखना चाहोगे मुझे गुस्सा दिलाने पर क्या होता है। हीरो हंटर गारो, जिसने तुम्हें सभी हीरोज की पुंगी बजा रखी थी, वो भी मेरे सामने फेल हो गया था। मेरा शरीर एक कवच की तरह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, और मेरी पूरी बॉडी एक हथियार की तरह है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कीड़ों को खिला दूंगा। इसके बाद इंसेक्ट गॉड उसको पंच मारने जाता है डार्कशाइन के पास, लेकिन डार्कशाइन उसको एक ही मुक्के में ख़त्म कर देता है। इधर साइतामा ने भी सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। तभी उसके सामने वो डॉगी वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिसका 3rd लेवल ड्रैगन है। साइतामा को तो लगता है अरे ये डॉग कितना बड़ा है। वो उस मॉन्स्टर को एक हड्डी दिखाते हुए बोलता है कि ओए डॉगी, मैं तुम्हें ये हड्डी दूंगा, तुम मुझे यहाँ के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर तक ले चलो। रोवर साइतामा पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट करता है जो कि साइतामा को पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि ये वही मॉन्स्टर है जो इतनी आवाज़ें कर रहा था, जो साइतामा को अपने घर तक सुनाई दे रही थी। वो इसे सबक सिखाने के लिए एक मुक्का मारता है जिसकी शॉक वेव इतनी जोर की थी वो सभी हीरोज को सुनाई देती है। ज़ॉम्बी मैन अभी भी होमलेस एम्पायर से लड़ रहा है। अमाई मास चाइल्ड एम्पायर पूरी पूरी प्रिजनर्स, फ्लैशी फ्लैश, तात्सुमाकी किंग और उसका बाकी ग्रुप, बिग गॉड, डार्कशाइन और बाकी मॉन्स्टर भी ये आवाज़ सुनते हैं। बल्कि ये शॉक वेव ऊपर के हीरोज को भी सुनाई देती है। जेनो, जो कि अपने घर में बर्तन मांज रहा था, उसने भी भूकंप जैसा फील होता है। वो समझ जाता है कि इतना बड़ा धमाका तो ज़रूर साइतामा ने ही किया होगा, और वो शायद ऑलरेडी मॉन्स्टर के अड्डे में घुस चुके हैं। इधर नयान चुपके से साइतामा को देख रहा था। ये उसे यकीन नहीं होता कि साइतामा ने रोवर को एक ही मुक्के में हरा दिया। वो अब चुपके से साइतामा पर हमला करने की सोचता है और उसके सिर पर अपने पंजे मारता है, पर साइतामा को उसे एक खरोच तक नहीं आती है। वो बोलता है कि पहले एक डॉग था, अब एक बिल्ली भी आ गई। नियान समझ जाता है कि ये आदमी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे अपनी जान प्यारी है, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर गैरो गैरो सोचता है कि वो धमाका काफ़ी बड़ा था, लगता है रोवर को किसी हीरो ने हरा दिया है। तभी तासुमाकी यहाँ आ जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ के बॉस हो। गैरो गैरो बोलता है कि तुम्हारा मेरे अड्डे पर स्वागत है हीरो, मुझे लग ही रहा था कि तुम ही हो जो मुझ तक पहुँच पाओगी। मेरा नाम गैरो गैरो, मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का मैनेजर हूँ, और मैं इस नई दुनिया का क्रिएटर भी हूँ जिस पर मॉन्स्टर का राज होगा। तासुमाकी बोलती है कि यानी तुम ही बॉस हो। गैरो गैरो अब बड़े बड़े पत्थरों से तासुमाकी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तासुमाकी को कुछ नहीं होता है, और वो पूछती है कि बस इतना ही दम है। फिर वो अपनी थोड़ी सी पावर से ही गैरो गैरो का हाथ उखाड़ देती है, जो देखकर गैरो गैरो हैरान हो जाता है। इसने मेरा बैरियर तोड़ दिया, अब मैं अपनी असली पावर दिखाऊंगा। गैरो गैरो अब अपनी असली रूप में आ जाता है, जिसकी ढेर सारी आंखें थी। वो तासुमाकी से कहता है कि तुमसे भी ज़्यादा साइकिक पावर मेरे पास है। वो अब तासुमाकी की ग्रेविटी 300 गुना से भी बढ़ा देता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर तासुमाकी तो आराम से खड़ी थी और बोलती कि अच्छी मसाज हो रही है, मेरे बाएं कंधे पर थोड़ा ज़्यादा वजन डालो ना, मैंने अपना तकिया चेंज किया है, इसीलिए कंधे में थोड़ा दर्द है। गैरो गैरो अपनी पूरी पावर लगा देता है, लेकिन तासुमाकी को कुछ नहीं होता है। वो अब घुमाकर उसकी चटनी बना देती है। गैरो गैरो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा पावरफुल निकली, ये अपनी छोटी बहन से तो कहीं ज़्यादा ऊपर है। वो तात्सुमाकी से कहता है कि मैं समझ गया तुम ज़्यादा पावरफुल हो, पर मुझे इतनी बुरी मौत देने की ज़रूरत नहीं। तात्सुमाकी कहती है कि तुम तो बस मांस का टुकड़ा हो जिसे कोई दर्द फील नहीं होता है। मैं अब तुम्हारा असली रूप बाहर निकालूंगी। गैरो गैरो सोचता है कि इसे तो मेरी असलियत पता चल गई है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो अब जोर जोर से ओरोची का नाम चिल्लाने लगता है, ओ लॉर्ड ओरोची, प्लीज़ मुझे बचाओ, इस लड़की को हरा दो ओरोची। तासुमाकी बोलती कि ओरोची का नाम तो सुना था। गैरो गैरो कहता कि हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन बॉस तो मॉन्स्टर किंग ओरोची हैं। मैंने ही उसे मॉन्स्टर बनाया था, लेकिन उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, और तुम्हारा खेल अब ख़त्म हुआ। लेकिन ओरेची का तो कहीं पता ही नहीं था। गैरो गैरो को टेंशन होने लगती कि ओरेची अब तक आया क्यों नहीं। मैंने उसको ब्रेन वॉश किया था, जिससे वो हमेशा मेरे ऑर्डर्स मानता है। तासुमाकी बोलते कि शायद वो किसी और हीरो से लड़ने में बिजी होगा, अब तुम्हें कौन बचाएगा। गैरो गैरो बोलता है कि थोड़ी शांति से बात करते हैं ना, पर तासुमाकी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गैरो गैरो सोचता है कि ऐसा कौन सा हीरो है जिससे लड़ने में ओरोची मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है। तासुमाकी की तो यहाँ पर है, तो ओरोची किससे लड़ रहा है। इधर हम देखते हैं ओरोची साइतामा के सामने था। साइतामा बोलता है कि पहले दो नंगे आदमी, फिर एक डॉगी, फिर एक बिल्ली, मैं सोच ही रहा था अब मेरे सामने क्या आएगा। वो ओरोची से कहता है कि मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, यहाँ बहुत शोर हो रहा था तो मैं चेक करने आ गया। तभी ओरोची उस पर अटैक कर देता है और सोचता है कि
वो शौक वे मामूली नहीं थी, इसीलिए मैं खुद देखने आ गया। ये हीरो तो हमारी लिस्ट में था ही नहीं, यह हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे इसे तुरंत ही मारना होगा। वो देखता है कि साइतामा को कुछ नहीं था हुआ था। वो बोलता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा है क्या? साइतामा कहता है यार जो भी मिलता है मुझ पर अटैक क्यों कर देता है? ओरोची अब अपने मुंह से बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे साइतामा बच जाता है और कहता है कि अब तुम भी मुझ पर अटैक करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग रोवर अभी भी जिंदा था। ओरोची उससे कहता है कि इस टकले को मार दो, पर रोवर जैसे ही साइतामा की शक्ल देखता है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ओरोची पूछता है कि तुमने रोवर के साथ क्या किया? साइतामा कहता है बस एक मुक्का मारा था, पर तुमने मेरी कैप जला दी है। तुम एक बड़े मॉन्स्टर हो, तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करूँगा। मैं एक नॉर्मल पंच मारूँगा। ओरोची सोचता है कि मतलब उसने रोवर को एक मामूली पंच मारा था। मैं समझ गया, ये वही हीरो है जिसकी पावर मैंने महसूस की थी। गोकेत्सु और सेंटीपीड को इसी ने मारा था। यही वो इंसान है जो घोस्ट टाउन में रहता है, जिससे सब मॉन्स्टर और हीरोज़ डरते हैं। ये जानकर ओरोची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और ये आदमी मेरे पुनर्जन्म के लिए परफेक्ट है। मैं एक अल्टीमेट मॉन्स्टर हूँ और तुम एक अल्टीमेट इंसान। किस्मत तुम्हें मेरे पास ली है, अब मैं तुम्हारी बलि दूंगा। साइतामा उसे बीच में रोकते हुए बोलता है कि अरे मैं तुम्हारी इंट्रोडक्शन नहीं सुनना चाहता। मैं मॉन्स्टर की बकबक सुनते हुए पक गया हूँ। कोई खुद को राजा बताता है, तो कोई गॉड, यूनिवर्स को जीतने वाला, फलाना ढिमकाना। मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को हराया है, तो तुम में ऐसा क्या अलग है? तुम खुद को अल्टीमेट मॉन्स्टर बुलाते हो, फिर भी मेरे एक मुक्के में ख़त्म हो जाओगे। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। ओरोची अब गुस्से में उस पर अटैक करता है। साइतामा एक पंच में उसके सारे हाथ तोड़ देता है। फिर वो साइतामा पर बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसकी बिजली बाकी हीरोज़ पर भी गिरती है। साइतामा भागकर ओरोची की तरफ जाता है। ओरोची के एनर्जी ब्लास्ट से उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो एक मुक्का मारता है और ओरोची की गर्दन उखाड़ देता है। ओरोची को समझ भी नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। साइतामा बोलता है कि ये तो बस मेरा नॉर्मल पंच था, और ओरोची जलते हुए नीचे गिर जाता है। गुफा की ही किसी दीवार पर हम गॉड की पेंटिंग बनी देखते हैं, और गारो भी किसी कमरे में बेहोश था। इधर किंग का ग्रुप अलग अलग होने की बात करता है। किंग को लगा था कि ये लोग दो दो के ग्रुप में बटेंगे, पर ये तो किंग को अकेला छोड़ देते हैं और तीनों दूसरी तरफ जाने लगते हैं। किंग अब अकेला चल रहा था और सोचता है कि चार लोगों के ग्रुप में तो दो दो लोग ग्रुप बटते हैं ना, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। खैर मुझे बस छुप के रहना है, जब तक हीरो सभी मॉन्स्टर को मार नहीं देते। मैं छुप के बैठूंगा जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तभी उसके पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। ये वागमा था। वो कहता है कि मेरे पीछे मॉन्स्टर पड़ा है, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। मॉन्स्टर का सुन के किंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वागमा सोचता है कि ये आवाज़ तो किंग इंजन की है। किंग उससे कहता है कि तुम्हें कोई दूसरा हीरो ढूंढना चाहिए, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास आने से तुम्हें निराशा ही होगी। असल में गाजी ये वागमा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था, जो वागमा का रूप लेके आया था। किंग की बातें सुनकर उसे ऐसा लगता है कि किंग ने उसकी असली रूप को पहचान लिया है। वो डर के मारे अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख किंग का दिल और ज़ोर से धड़कने लगता है, और वो मन में सोचता है कि साइतामा तुम कहाँ हो। इधर साइतामा ने ओरोची को एक ही पंच में हरा दिया था, और वो यहाँ से जाने लगता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ वन पंच मैन का सीज़न 3 यहीं एंड होता है। इसका अगला सीज़न आएगा या नहीं भी ये किसी को पता नहीं है। इसके सीज़न 3 को लोगों ने बहुत गालियाँ दी है। अगर स्टूडियो चेंज हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वरना इतना बेकार एनिमेशन कोई नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि अगले सीज़न में साइतामा और कॉस्मिक गारो की फ़ाइट होगी, तो इसमें गॉड लेवल एनिमेशन की ज़रूरत होगी। खैर आपको ये सीज़न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।